Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, draft of various applications, over 100 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language, and can be easily understood by all our friends. Today's topic is, आज का विषय है encroachments, internal alterations, penalties, लॉस, क्या कानून कायदे हैं उसके, और उसमें लीगल प्रोसिक्यूशंस क्या क्या है, पनिशमेंट्स क्या क्या है, पेनल्टीज क्या क्या है, वगैरह वगैरह। टिपिकली देखा जाए तो हमारी एक ऐसी फितरत है कि अगर मेरा 500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है तो उसमें छोटा मोटा भी 2-4 फीट की भी अगर कहीं जगह एक्स्ट्रा मिल सकती है तो हम उसको एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दरवाजे के बाहर छोटा सा गैप है, उसको एनक्रोच कर देंगे। नीच एरिया है, फ्लावर बेड एरिया है, डक्ट एरियाज है, टेरेस में जाके छोटा मोटा एनक्रोचमेंट करेंगे। सोसाइटी में एक्स्ट्रा खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पे मंदिर बना देंगे, गैरेजेस बना देंगे, या और ऐसे ही कुछ गैर कानूनी ढंग से टॉयलेट ब्लॉक्स बना देंगे, हॉल बना देंगे, कुछ फंक्शंस वगैरह के लिए कर लेंगे, वगैरह वगैरह। अलग अलग प्रकार के इंक्रोचमेंट्स जो होते हैं या ऑल्टरेशंस जो होते हैं वो टिपिकली लोग करते हैं जो है वो डब्ल्यूसी में, यानी टॉयलेट में, बाथरूम्स में। कई बार बेडरूम बड़ा है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा गैर कानूनी डब्ल्यूसी बना लेते हैं। कई लोग किचन बड़ा है तो वहाँ पे एक बेडरूम बना लेते हैं और कोई जगह पे छोटा सा किचन बना लेते हैं। दो फ्लैट के बीच में एमिलगेमेशंस कर लेते हैं, यानी दो फ्लैट को एक कर देते हैं। कई बार एक कर देने का मतलब है दोनों फ्लैट के बीच की दीवार निकाल देना। कई लोग अपने फ्लैट के अंदर डिवाइडिंग वॉल्स वगैरह है वो हटा देते हैं बड़ा रूम करने के लिए, या फर्दर और डिवाइड करके एक रूम और बनाने के लिए। बड़ा बॉक्स ग्रिल लगा देते हैं जो नॉर्मल छज्जे के लेवल तक होना चाहिए, तो बड़ा बॉक्स ग्रिल बना देते हैं। साइकिल स्टैंड कर दिया बाहर, अपने फ्लैट के बाहर साइकिल रख दिया, वो एक इंक्रोचमेंट हो गया। शू रैक्स रख दिया, घर का पुराना फर्नीचर है, डरबरीज है, घर में सिविल वर्क चल रहा है, प्लास्टर है, वगैरह वगैरह, वो उठा के पैसेज में रख दिया। आपके दरवाजे के बाहर एक्सटेंडेड पैसेज है जहाँ पे इंक्रोच हो सकता है, तो वहाँ पे 3-4 फीट 5 फीट जितना भी फीट है उसको इंक्रोच कर दिया। ये सारे जो है ऑफेंसेस हैं, गुनाह है, वॉयलेशंस है फायर एक्ट के, एमआरटीपी एक्ट के,
बीएमसी एक्ट के और इंडियन पेनल कोड एक्ट के, ये सब चीज़ में वायलेशन होता है इस एक्ट के अंदर में। एंड अगर आप ये ऑफेंसेस करते हैं तो ये एक्ट लीगली आपके विरुद्ध में एक्टिवेट हो सकता है। इसमें पेनल्टी का क्लॉज है और इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी क्लॉज है, और जो आपने इंक्रोचमेंट किया उसको रिस्टोर कर देना का भी अरेंजमेंट है। अब आते हैं हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में कोई तो भी एक बायलॉज है 169 और 165, जिसमें ये सारी चीज़ें का पेनल्टी का प्रोविज़न दिया हुआ है। क्या बायलॉज, ऐसे वाले बायलॉज को एक्टिवेट किया जा सकता है? क्या सोसाइटी के पास इस तरह का पेनल्टी लगाने का अधिकार है? क्या ये कानून है या गैर कानूनी है? ये सब बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया हुआ है एडवोकेट चिन्मय कल्याणी साहब को। कल्याणी साहब एडवोकेट हैं, तजुर्बेकार हैं, और वो हमें इन सब के बारे में और विस्तार में और डिटेल में बताएंगे। सो आप सबके परमिशन से आई इनवाइट एडवोकेट चिन्मय कल्याणी टू टेक ओवर एंड प्लीज प्रोसीड। एडवोकेट कल्याणी साहब, प्लीज टेक ओवर एंड प्रोसीड। थैंक यू सर। थैंक यू हेमंत सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे सर ने बताया, मैं एडवोकेट चिन्मय कल्याणी। जो सोसाइटी बायलॉज, सोसाइटी का जो कोऑपरेटिव पूरा एक्ट है, उसमें अलग अलग टाइप के जो केसेस होते हैं, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपर्टीज है। आज का जो अपना टॉपिक है, एनक्रोचमेंट, इंटरनल अल्टरेशंस, पेनल्टीज, लॉ एंड लीगल प्रोसिक्यूशंस। तो हेमंत सर ने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया, काफी अच्छे से उन्होंने ये जो आज का टॉपिक है उसके बारे में एक तरीके से यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि बेस रख दिया है, वो रखा है कि किस टाइप का, किस तरीके का हमें अलग अलग प्रॉब्लम से फेस करना होता है, क्या क्या उसके लीगैलिटीज होते हैं, कौन सी चीजें होती है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता क्या है? तो इजी लैंग्वेज में हम लोग अगर बात करें तो एनक्रोचमेंट मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लैंड, जो भी एरिया जो हमारे जिसके ऊपर ओनरशिप नहीं है, जहां पे हमने पोजीशन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो उस पे अगर हम लोग गलत तरीके से इलीगली हमने वहां पे पोजीशन लिया हुआ है, या फिर इलीगली हम वहां पे उसका यूज कर रहे हैं, वो किसी और की ओनरशिप में है और उसका कोई भी वहां पे परमिशन नहीं है, उसको एनक्रोचमेंट बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे आप ये चीज समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फीट की दो अलग अलग लैंड है। तो मिस्टर एबीसी का ओनरशिप में एक लैंड है, लैंड नंबर 1, और मिस्टर एक्स वाई जेड के ओनरशिप में लैंड नंबर 2 है, और वो दोनों 100 स्क्वायर फीट के बगल बगल में है। अब मिस्टर एबीसी ने मिस्टर एक्स वाई जेड के लैंड पे इलीगली कब्जा कर लिया। जैसे कि 100 स्क्वायर फीट का लैंड मिस्टर एक्स वाई जेड का था, और वहां पे 20 स्क्वायर फीट एबीसी ने अपना लैंड उस पर बढ़ा लिया, जो कि अपनी कंपाउंड वॉल थी, अपने लैंड की कंपाउंड वॉल थी, वो उसने एबी एक्स वाई जेड के लैंड पे एक्सटेंड कर दी। तो वो जो 20 स्क्वायर फीट का जो एक्सटेंशन था, उसको हम बोलेंगे एनक्रोचमेंट। तो ये जो एनक्रोचमेंट है, उसके दोनों अलग अलग दो रेमेडीज होती है, एक सिविल रेमेडी होती है और क्रिमिनल रेमेडी होती है। तो क्रिमिनल रेमेडी में वो जो इलीगली एनक्रोचमेंट किया है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगाने की प्रोविजन है। और जो सिविल रेमेडी है, वो ये है कि वो जो एनक्रोचमेंट किया हुआ है, जो जिसका भी, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स वाई जेड का ओनरशिप था, वो अपना ओनरशिप का लैंड है वो वापस ले ले, और उसके लिए उसको जो मेंटल एगोनी और सफर करना पड़ा है, उस चीज के लिए उसका कंपेंसेशन ले। तो ये दोनों टाइप के रेमेडी मिस्टर एक्स वाई जेड के पास, जो भी यहाँ पे सफर हो रहा है, जो विक्टिम है, उसके पास अवेलेबल है। तो आसान शब्दों में एनक्रोचमेंट का मतलब यही है।
तो जो अपनी जगह पे जो अपनी जगह नहीं है, उस पे अपना अधिकार जमाना, उसका इल्लीगली यूज़ करना विदाउट एनी परमिशन, उसको एन्क्रोचमेंट बोला जाता है। अल्टरेशन क्या होता है कि जो भी परमिटेड चीज़ें हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का हमने चेंज कर लिया, जैसे कंपाउंड वॉल है उसको एक्सटेंड कर लिया, या फिर 2 फ्लैट है, उसके बीच की जो वॉल है उसको रिमूव कर दी, उसको अमैलगमेशन कर दिया। तो ये होता है अल्टरेशन। तो जनरल जो चीज़ है उसमें मैंने अभी बताया आपको। अब मैं चाहता हूँ जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें, तो उसमें एन्क्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? उसमें इंटरनल अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? पेनल्टीज़ कौन लगा सकता है? कौन रिकवर कर सकता है? उसके लिए क्या लॉज़ है और क्या-क्या प्रोविज़न के अंडर आप एक्शन ले सकते हो? तो हम वन बाय वन उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हेमंत सर ने इंट्रोडक्शन में बताया कि एन्क्रोचमेंट कौन से टाइप की हो सकती है। बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया जैसे कि अगर हमारा 500 स्क्वायर फीट का अगर हाउस है, तो हम फिर भी ढूँढते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे हम जगह मिलेगी और जगह कहाँ पे मिलेगी और कहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग एडिशनल उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे देखने के लिए मिलती है। तो जैसे कि हमारा डोर है, मेन डोर है, घर का डोर है, उसके सामने अगर कोई पैसेज है, तो हम वहाँ पे शू का रैक लगा देंगे, शू का स्टैंड लगा देंगे, वहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। तो ये भी एन्क्रोचमेंट है। अगर स्टेयरकेस है, तो वहाँ पे हमने अपना कबाड़-खाना कर दिया, वहाँ पे हम अपनी चीज़ें रख दी, डेब्रिस रख दिया। जो मटेरियल हमें जैसे कि फर्नीचर है, हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने वो कॉमन पैसेज में रख दिया, तो वो एन्क्रोचमेंट है। कोई भी परमानेंट या कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर वहाँ पे लगाना कर स्ट्रक्चर रखना या फिर कोई भी सामान रखना, ये एन्क्रोचमेंट में आता है। और एन्क्रोचमेंट क्या-क्या हो सकती है? जैसे कि डक्ट एरिया होता है, उसका यूज़ करना या फिर रेफ्यूजी एरिया होता है, उसका यूज़ करना, ये एन्क्रोचमेंट है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट सोसाइटी थी, वहाँ पे मिस्टर एबीसी का फ्लैट था और उसके साइड वाला जो पैसेज है, वहाँ पे रेफ्यूजी एरिया था। अब रेफ्यूजी एरिया का यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? अगर आपके मतलब बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में अगर कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, कोई भी इमरजेंसी हेल्प वहाँ से आती है, जहाँ से आती है वो होता है रेफ्यूजी एरिया। या फिर जो सोसाइटी के लोग हैं उनको इवैक्यूएशन करना है, तो वो वहाँ से किया जाता है। उसके लिए होता है रेफ्यूजी एरिया। अब जो अभी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था उसमें उस सोसाइटी में वो जो एक्स एबीसी का फ्लैट था, उसने वो रेफ्यूजी एरिया में अपना पूरा सामान रख दिया था। उसको गोडाउन जैसे यूज़ कर रहा था वो। तो ये एन्क्रोचमेंट है। अगर कोई भी वहाँ पे चीज़ हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है वहाँ पे और अगर कोई भी हेल्प आना पॉसिबल नहीं होता या इवैक्यूएशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे जाने जा सकती है लोगों की। तो मतलब वहाँ पे लाइफ़ का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। जिस चीज़ के लिए वो रेफ्यूजी एरिया बना था, उस चीज़ के लिए वो यूज़ ना होते हुए, वो वहाँ पे वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इस चीज़ के लिए एक थोड़ा-सा पीछे जाते हैं और ये समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी सोसाइटी की प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं, कॉमन एरियाज़ होते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, एमेनिटीज़ होती है, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? क्या वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है? तो बहुत ये कंसेप्शन है कि वो ओनरशिप पूरी की पूरी सोसाइटी की होती है। तो हमें उसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो फ्लैट होल्डर्स होते हैं, जो सारे फ्लैट होल्डर्स होते हैं जिनकी सोसाइटी बनी है, उन सभी का वो सोसाइटी में शेयर होता है और सोसाइटी के थ्रू ओनरशिप जो है वो सारे फ्लैट होल्डर्स की होती है। तो सोसाइटी और जो मैनेजिंग कमिटी है वो उसको मैनेज कर रही है। वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का काम हो, तो वो मेंटेनेंस का काम कर रही है। वहाँ पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये काम वो कर रही है। अगर वहाँ पे कोई रिपेयर वर्क करने का काम आता है, तो वो रिपेयर वर्क करने का काम सोसाइटी का है। तो इस तरीके से वो किया जाता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि रेफ्यूजी एरिया, तो वो रेफ्यूजी एरिया बना इसलिए है कि वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है, तो वहाँ के मेंबर्स के लिए वो इवैक्यूएशन ईज़ी हो जाए। तो इस चीज़ के लिए वो एरिया बनाया जाता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बात नहीं कर रहे वो कृपया अपना माइक्रोफ़ोन म्यूट पे रखिए। तो रेफ्यूजी एरिया उसने वहाँ पे पूरा एन्क्रोचमेंट कर लिया था। तो इस तरीके से एन्क्रोचमेंट करना ये वायलेशन
तो है ही, जो प्रोविजन है उसमें वायोलेशन तो है ही, लेकिन ये लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए थ्रेटनिंग भी है, वो रिस्क भी है। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। और क्या-क्या हो सकता है? जैसे कई कभार हम देखते हैं कि सोसाइटी या फिर सोसाइटी के कुछ लोग ओपन जगह पे मंदिर बना देते हैं या फिर सिक्योरिटी केबिन बना देते हैं। अनलेस एंड अंटिल वो चीज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो या फिर आपके प्लान में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पहले से सैंक्शन किया हुआ प्लान है उसमें अप्रूव्ड हो, वहाँ पे कोई भी चीज़ करना ये एनक्रोचमेंट है। तो इस तरीके से कोई भी फ्लैट होल्डर्स, कोई भी सोसाइटी मेंबर या कोई भी कमिटी मेंबर या खुद सोसाइटी जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके भी वो चीज़ कर रही है, तो वो इल्लीगल है, वो एनक्रोचमेंट ही मानी जाती है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट इज इंटरनल अल्टरेशंस? अल्टरेशंस क्या-क्या टाइप के हो सकते हैं? जैसे एमैल्गमेशन करना, दो फ्लैट है अलग-अलग, उसको उसके बीच की दीवार रिमूव करके वो एक ही फ्लैट बना देना। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लाइंट सोसाइटी में इस तरीके का प्रॉब्लम आया था कि दो भाई-भाई थे, उन्होंने दो अलग-अलग फ्लैट लिए थे और वो साइड बाय साइड थे। तो उन्होंने वो जो बीच की दीवार है, जो वॉल है, उसको रिमूव कर दिया विदाउट परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और उनका ये बोलना था कि वो एज़ एक ही फ्लैट ट्रीट किया जाए, उनको शेयर सर्टिफिकेट भी एक ही मिलेगा और वो मेंटेनेंस भी एक ही यूनिट का देंगे। तो ये जो चीज़ उन्होंने की है, ये कंप्लीटली इल्लीगल है। जब तक कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उस तरीके का ऑर्डर नहीं आता, उस तरीके का अप्रूवल नहीं आता, तब तक ये अल्टरेशन करना ये इल्लीगल है। जो मेंटेनेंस वो बोल रहे हैं कि 2 यूनिट का हमें 1 ही लगना चाहिए क्योंकि अब हमारा यूनिट एक ही बना है, तो ये चीज़ भी गलत है। दोनों वो दो तब तक वो 2 यूनिट ही कंसिडर किए जाएँगे जब तक उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें भी की जाती है। अल्टरेशन कौन से टाइप के और हो सकते हैं? तो अपने किचन की जगह बदल देना, किचन का सिंक का जो है वो पूरा सिस्टम बदल देना। जैसे अग्रवाल सर ने बताया कि डब्ल्यूसी बदल देना, बाथरूम का जो पूरा सेटअप है वो चेंज करना या फिर बालकनी एरिया को वहाँ पे वॉल क्रिएट करके उसको एज़ अ रूम कन्वर्ट कर देना। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, अल्टरेशंस हैं, ये सारे इंटरनल अल्टरेशंस हैं। हम उसकी जो प्रोविजंस हैं हम धीरे-धीरे समझते हैं। और कौन सी चीज़ें हो सकती है? अगर किसी क कहीं कभार जो अ अ, किचन होता है वो बड़ा होता है, तो उसको छोटा करके उसको दीवार खिसका के वहाँ पे बेडरूम क्रिएट की जाती है। तो इस तरीके से कोई भी अल्टरेशन हो, तो वो इल्लीगल है। अब क्या ये करना ऑल टुगेदर इल्लीगल है? नहीं। तो आपको प्रॉपर अथॉरिटी से, प्रॉपर प्रोसीजर से अगर आप अप्रूवल ले रहे हो, उसके बाद ही आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ नहीं की, वो देन इट वुड बी अमाउंट टू इल्लीगल एक्टिविटी। अब कौन से एक्ट्स हैं जिसमें ये प्रोविजंस दी हुई है? तो बीएमसी का एक्ट है, बीएमसी एक्ट है जिसमें सेक्शन 3, सेक्शन 381, 482 अलग-अलग वायोलेशंस का वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, जहाँ पे हम जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो क्रिएट हो जाते हैं। फायर एक्ट होता है, फायर एक्ट होता इसलिए है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रिफ्यूजी एरिया का एग्जांपल लिया, फायर की घटना वहाँ पे घटती है आपके यहाँ पे और वहाँ से आपको इवैक्यूएशन करना है या इमरजेंसी हेल्प पहुँचानी है, वो आपका आपने रिफ्यूजी एरिया क्लोज कर दिया, वहाँ पे इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया, तो ये फायर एक्ट के का वायलेशन हो जाता है। या फिर आपने सोसाइटी प्रीमाइसेस में मंदिर बना दिया, सिक्योरिटी केबिन बना दी, जिसकी वजह से आपकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो अंदर जा ही नहीं सकती है। तो ये सारी इस तरीके के जो वायलेशंस है, तो ये सारे फायर एक्ट में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आपका एमआरटीपी एक्ट हो गया, तो उसमें बहुत सारे अल्टरेशंस का जो वायलेशंस है वो प्रोविजंस वहाँ पे मेंशन की हुई है। जैसे मैंने बताया कि बीएमसी एक्ट है, तो उसमें एक प्रोसीजर भी दे रखी है, एमआरटीपी एक्ट में भी एक प्रोसीजर दे रखी है। तो आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपके एरिया में आप जिस भी अथॉरिटी की ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हो, जैसे बीएमसी हो गया या ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पीएमसी हो गया, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, तो जहाँ पे भी आपका ज्यूरिसडिक्शन है, अगर आपका जो एरिया है वो कॉर्पोरेशन के लिमिट से बाहर है, तो एमएमआरडी आता है, पीएमआरडी आता है, उसके तो ये जो अलग-अलग अथॉरिटीज़ है, तो वहाँ पे अ, आप
सही तरीके से एक प्रोसीजर, जो ये प्रोविजन में प्रोसीजर दिया हुआ है, उस प्रोविजन का यूज करके आप प्रायर अप्रूवल ले सकते हो और उसके बाद ये चीजें कर सकते हो। अब बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या सोसाइटी इस चीज के लिए परमिशन दे सकती है क्या? तो हम लोग अगर उसको थोड़ा डीप में जाएंगे, तो दो टाइप के कैटेगरीज में हम लोग ये अल्टरेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम लीगल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टेंटेटेबल रिपेयर्स, टेंटेटेबल चेंजेस और नॉन टेंटेटेबल चेंजेस। आसान आसान भाषा में मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि कौन सी चीजें आती है टेंटेटेबल वर्क में। तो आपको वहां पे कोई भी पेंटिंग करना हो या टाइल्स चेंज करने हो, फ्लोरिंग चेंज करना हो, टैप वगैरह चेंज करने हो, तो इस टाइप का जो भी रिपेयर वर्क होता है, चेंज वर्क होता है, इस चीज के लिए आपको कॉरपोरेशन या फिर एमएमआरडी या पीएमआरडी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको सोसाइटी से परमिशन आप लोगे इस बारे में, और आप ये चीज आगे बढ़ा सकते हो। जो चीजें इन वर्क में नहीं आती वो कौन सी है? जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, अग्रवाल सर ने भी एग्जांपल में बताया, वॉल रिमूव करना या वॉल का कंस्ट्रक्शन कर देना, बालकनी एरिया को रूम में कन्वर्ट कर देना, डब्ल्यूसी का पोजीशन चेंज करना, किचन का पोजीशन चेंज करना, 2 बीएचके फ्लैट है उसको 2.5 या 3 बीएचके में कन्वर्ट करना। इस तरीके की जो चेंजेस है, इसके लिए आपको कॉर्पोरेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है, उसका ही अप्रूवल लगेगा। अब क्या इसमें सोसाइटी का अप्रूवल नहीं लगेगा? तो जब भी आप कॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो बहुत बार ये होता है कि कॉर्पोरेशन जो है वो सोसाइटी से भी एनओसी का रिक्वायरमेंट बताती है। तो सोसाइटी से एनओसी क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे कोई भी अल्टरेशन करने का, कोई भी चेंजेस करने का जो अप्रूवल के राइट्स है, वो सारे कॉर्पोरेशन को तो है ही, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है, क्या वो सही में सोसाइटी का मेंबर है? तो ये देखने के राइट जो है वो सोसाइटी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है। इसलिए कॉर्पोरेशन बोलता है कि आप सोसाइटी से भी एनओसी लेके आओ टू चेक वेदर द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द अल्टरेशन इज द रियल ओनर ऑफ द फ्लैट और नॉट। तो इसीलिए सोसाइटी की एनओसी की भी वहां पे जरूरत लगती है। तो ये दो टाइप की कैटेगरीज है जहां पे ये इस तरीके की चीजें आप वहां पे कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि पेनल्टीज कौन कौन लगा सकता है? क्या सोसाइटी पेनल्टी लगा सकती है? क्या कॉर्पोरेशन पेनल्टी लगा सकती है? तो बीइंग एडवोकेट मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि मेरा काम ये है कि जो रूल्स है, जो रूल्स दिए गए हैं, वो आपको बताना, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अभी तक का क्या हुआ है, ये मैं आपको आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले तो अग्रवाल सर ने इसका भी एक वहां पे मेंशन किया कि सोसाइटी के बायलॉज होते हैं 165, 168। तो उसमें एक प्रोविजन दी हुई है। तो उसमें प्रोविजन क्या है कि अगर इस तरीके का कोई भी अल्टरेशन होता है, बायलॉज का वायोलेशन होता है, इलीगली एनक्रोचमेंट होता है, तो जो नॉर्मल मेंटेनेंस है उसका 5 टाइम्स मेंटेनेंस सोसाइटी कलेक्ट कर सकती है। और उसमें ये एक चीज भी दी है कि जो एनक्रोचमेंट है वो भी हटवाना चाहिए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या सोसाइटी वो जो मेंटेनेंस है वो ले सकती है? क्या वो लीगली रिकवर कर सकती है? और वो जो एनक्रोचमेंट है क्या वो हटवा सकती है ऑन देयर ओन? तो अभी तक जिस तरीके से अपना लीगल सिस्टम चला हुआ है, जो रिकवरी, मेंटेनेंस रिकवरी के जो राइट्स है वो होते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार या डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार। तो ये जो क्लेम बनता है, जैसे कि अपना रेगुलर मेंटेनेंस होता है और 5 टाइम्स मेंटेनेंस ऐड करके अगर कोई भी सोसाइटी मेंटेनेंस का क्लेम कर रही है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या एनक्रोचमेंट के जो एलिगेशंस है, वेदर दोज एलिगेशंस आर राइट और रॉन्ग। तो वो एनक्रोचमेंट सही में है या नहीं है? क्या बस सोसाइटी मेंबर ने बोल दिया, या फिर कमिटी मेंबर ने बोल दिया, या चेयरमैन सेक्रेटरी ने बोल दिया इसलिए वो एनक्रोचमेंट है? तो ये एनक्रोचमेंट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो कोई भी जो क्लेम होता है, 5 टाइम्स मेंटेनेंस का क्लेम होता है, तो वो डिसाइड करने के पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो एनक्रोचमेंट है या नहीं है। अब वो एनक्रोचमेंट है या नहीं है, ये डिसाइड करने का राइट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार इनको नहीं है। क्या वो कोऑपरेटिव कोर्ट को है? तो अभी तक कोई भी इस तरीके का केस जिसका जजमेंट आया है सोसाइटी के फेवर में कि ये जो पेनल्टी के जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स पेनल्टी के अमाउंट क्या वो सोसाइटी ने वसूल कर सकती है? अभी तक ऐसा कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर अभी तक
मेरे पढ़ने में नहीं आया है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें ऐसा है कि सोसाइटी में बायलॉज़ में भी अगर लिखा गया होगा, तो भी ये जो 5 टाइम्स पेनल्टी का क्लॉज़ है वो रिकवरेबल नहीं है। उसमें अलग-अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं। केस टू केस इसके फैक्ट्स भी चेंज होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बारे में कमेंट करना ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। इस टाइप का जो लॉ है वो अभी धीरे-धीरे जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से, कोऑपरेटिव कोर्ट से वो अपील में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो वहाँ पे उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में अथॉरिटी के साथ हम लोग कमेंट कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग जजमेंट इस टाइप में भी है कि जो सोसाइटी के बायलॉज़ है, वो गाइडलाइंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अनलेस एंड अंटिल जो पेनल्टी आप सोसाइटी वहाँ पे ले रही है, जो रिकवर करना चाहती है, वो वैलिडेट नहीं होती है, तब तक सोसाइटी ने वो रिकवर नहीं कर सकती है। अब जैसे मैं पहले भी बताया था कि जो ओनरशिप है, वो सारे फ्लैट होल्डर्स की है थ्रू द सोसाइटी। तो इसीलिए हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि वो सोसाइटी की पूरी ओनरशिप है, जहाँ से वो रिकवर करने के पोजीशन में सोसाइटी वहाँ पे है। तो जब तक इस बारे में स्ट्रांगली कोई भी ऑर्डर नहीं आता है, अगर आया भी होगा तो वो मेरे पढ़ने में नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, हेमंत सर को भी रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा कुछ कृपया वो मेरे ध्यान में लाएँ। तो अब ये तो सोसाइटी का जो राइट है मेंटेनेंस 5 टाइम मेंटेनेंस रिकवरी करने का, उसके बारे में हो गया। क्या सोसाइटी उसका एन्क्रोचमेंट हटा सकती है ऑन देयर ओन? तो इसका आंसर है नहीं। तो सोसाइटी के राइट में नहीं है। तो सोसाइटी ने क्या करना चाहिए? अगर किसी भी टाइप का एन्क्रोचमेंट सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स के निदर्शन में आ रहा है, नोटिस हो रहा है, तो सबसे पहले सोसाइटी ने ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे इन्फॉर्म करनी चाहिए। वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के कि ये हमारी सोसाइटी में इस तरीके का वायलेशन, इस तरीके का एन्क्रोचमेंट हमें नोटिस किया है और ये कोई किसी भी टाइप का एन्क्रोचमेंट हमारी फ्लैट होल्डर्स मेंबर्स की सेफ्टी के लिए धोखादायक है, सेफ्टी का ब्रीच हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी उसका रिमूव कर दो। उसको रिमूव करने के जो राइट्स है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। उसके लिए पेनल्टी लेने के जो राइट्स है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। तो it is well within the right of the competent authority to levy those charges and recover those charges. अगर वो इंक्रोचमेंट, अब कॉर्पोरेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किस तरीके से वर्क करता है, अगर कोई भी एप्लीकेशन वहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आता है, तो उनका काम है वहां पे सबसे पहले जिसके अगेंस्ट है उसको शो कॉज नोटिस भेजना। बस एप्लीकेशन आया इसलिए पूरी एक्शन कर दी, तो इस तरीके से वो वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले शो कॉज नोटिस भेजनी होती है। जो भी वहां पे जिसके अगेंस्ट वहां पे कंप्लेंट की गई है, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन वहां पे देता है। अगर वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रहेगा, तो उस बारे में आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी एक्शन है, अगर वो सही एक्सप्लेनेशन है, तो एनक्रोचमेंट का नोटिस विड्रॉ हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन गलत है या फिर एक्सप्लेनेशन नॉन सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसके लिए एक्शन लिया जाता है। तो बोला ये जाता है कि वो जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ है, जिसने एनक्रोचमेंट किया है, अगर ये पाया जाता है कि वो जो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाता है और वो एनक्रोचमेंट उसने किया है, तो सबसे पहले उसको बोला जाता है कि आप खुद से ही वो एनक्रोचमेंट हटा दो। जो भी पहला वाला वहां पे सिचुएशन है, उसको रिस्टोर कर दो। उसके बाद भी अगर वो चीज नहीं होती है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पे जाके ये खुद से वो रिस्टोर कर देती है और उसका खर्चा भी उसी पर्सन से रिकवर कर दी है। यहाँ तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, कॉर्पोरेशन के पास, जो भी आपकी प्लान सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसके पास ये राइट्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वहां पे कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है? तो वहां पे कंप्लेंट कोई भी कर सकती है, सोसाइटी भी कर सकती है, कोई कमिटी मेंबर या चेयरमैन सेक्रेटरी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है, या फिर आपके सोसाइटी मेंबर्स में से भी कोई वहां पे एनक्रोचमेंट कर सकता है, या फिर सोसाइटी के बाहर का भी कोई हो, उसके नोटिस में ये आया, तो वो कंप्लेंट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में की जा सकती है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कौन कंप्लेंट करता है, इससे ज्यादा क्या वहां पे सही में ये सिचुएशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये भी होता है कि हम देखते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी एक्शन नहीं लेती है। ऐसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो उसका ये प्रॉब्लम था कि उनका जो कॉमन एरिया है, जैसे वो स्टेयरकेस से नीचे उतर गए, वहां पे वो एक कॉमन एरिया था, वहां पे सोसाइटी के पास उनका खुद का ऑफिस नहीं था, तो उन्होंने वहां पे शेड लगा के ऑफिस चालू कर दिया, सोसाइटी का ऑफिस चालू कर दिया। अब इस चीज का रेजोल्यूशन उनके जनरल बॉडी मीटिंग में भी पास हुआ था।
उनके कमिटी के मतलब कमिटी मीटिंग में भी पास हुआ था, जनरल बॉडी मीटिंग में भी मेजॉरिटी के साथ पास हुआ था। लेकिन फिर भी इवन इफ द जनरल बॉडी हैज पास द रिजोल्यूशन, क्या वहां पे उस तरीके से ऑफिस वो चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर आपके सैंक्शन प्लान में वो चीज हो, वहां पे किसी भी टाइप का ऑफिस बनाना, कोई जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी रूम बनाना, मंदिर बनाना, ये चीज ये अनऑथोराइज्ड है, इलीगल है। अब मैंने उसको यही सजेशन दिया कि आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो वहां पे आप कंप्लेन करो। तो उसने कंप्लेन की। तो क्या कंप्लेन करते ही, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया कि शो कॉज नोटिस, फिर उसका आंसर, उसके बाद आगे का जो एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है वो चालू हो गया? तो नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत बार इस इसमें डिले करती है। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ये राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले। तो इस चीज के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लीगल जो प्रोविजंस दे रखी है गवर्नमेंट ने आपको दी है। राइट टू एक्ट है, राइट टू सर्विसेज है। तो ये अलग अलग एक्ट के अंडर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को के पीछे भी फॉलो अप करके ये चीज आप करवा सकते हो। तो विदाउट रिमूविंग द स्ट्रक्चर ऑन ऑन देयर ओन, या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन था उसने वो खुद से करने की बजाय उसने पीएमसी या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस एप्लीकेशन दिया, और उसके एप्लीकेशन के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्ट करके वो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था वो रिमूव करने का ऑर्डर भी वहां पे हुआ। तो इस तरीके से जो एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पास एक सोसाइटी आई थी। तो सोसाइटी में ऐसा हुआ था कि कॉमन टेरेस था। जो कॉमन टेरेस का जो टेरेस था उसका एक्सेस कॉमन के लिए भी अवेलेबल था। एक अलग से स्टेयरकेस था, और एक XYZ फ्लैट होल्डर था, उसके फ्लैट से भी एक स्टेयरकेस जाता था। अब वो स्टेयरकेस प्रायर अप्रूव्ड था, तो उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। लेकिन वो जो XYZ है, उसने वो टेरेस पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर बना दिया, और वो वहां पे एज अ गार्डन यूज करता था। वहां पे सीटिंग एरिया उसने बनाया हुआ था, और वो बाकी लोगों को अलाउड नहीं कर रहा था। तो जैसे हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, हमने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट दी उसके अगेंस्ट। तो कॉर्पोरेशन ने उस पर्सन को शो कॉज नोटिस दी। उस शो कॉज नोटिस के बेसिस पे उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉर्पोरेशन में सबमिट किए। तो उसका जो फ्लैट का एग्रीमेंट था वो अलग से एग्रीमेंट था, और जो ओपन टेरेस के लिए बिल्डर ने उससे अलग से एग्रीमेंट किया हुआ था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वहां पे रजिस्टर्ड था। तो वो डॉक्यूमेंट उसने वहां पे सबमिट किया कॉर्पोरेशन में। अब कॉर्पोरेशन में सबमिट किया है, और वहां पे उसकी ओनरशिप दिखाई गई थी। अब उसमें ये चीज तो बहुत क्लियर है कि कोई भी स्ट्रक्चर का वहां पे मेंशन नहीं था। तो कॉर्पोरेशन की ने वहां पे इस तरीके से स्टैंड लिया कि वो जो स्ट्रक्चर है वो हटवाया जाए, क्योंकि वो एनक्रोचमेंट है। लेकिन ओनरशिप के बारे में कोई भी डिसीजन लेने का राइट कॉर्पोरेशन को नहीं है, जो सही बात थी। तो उस चीज में सोसाइटी ने वो जो अलग से जो बनाया हुआ था, जो सेल एग्रीमेंट था, जो उस सेल डीड को कोर्ट में चैलेंज किया। तो अभी भी वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है। तो उसमें ये भी सवाल खड़ा उठता है कि क्या पार्किंग, जो कॉमन टेरेस, ये क्या बेच सकते हैं? तो जहां तक लीगल नॉलेज मुझे है, जो अभी तक मेरे स्टडी में आया है, वो ये है कि जहां पे कोई भी FSI यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो वो चीज अलग से नहीं बेची जा सकती है। तो वहां पे तो ये रजिस्टर एग्रीमेंट भी बना हुआ था। तो हमने अभी वो कोर्ट में अप्लाई, जो सेल डीड है उसको चैलेंज किया है, और धीरे धीरे जैसे अलग अलग उसके लिए केस लॉ है। अब लॉ इस तरीके से वर्क करता है कि दोनों साइड से अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग केस लॉज होते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो अनलेस एंड अनटिल कोर्ट उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर दे, तब तक उसके ऊपर कमेंट करना गलत बात है। लेकिन एज ए एग्जाम्पल आप ये चीज समझ सकते हो। बहुत बार ये होता है कि अपने फ्लैट को एडजेसेंट एक गैलरी होती है, बालकनी होती है, उसका एक्सेस किसी और को नहीं होता है, बस उस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए होता है। अब क्या वो जो बालकनी है उसको फ्लैट के अंदर लिया जा सकता है वहां पे वॉल बना के? तो उसका आंसर है नहीं किया जा सकता। या फिर बालकनी को एनक्लोज किया जा सकता है, जैसे ग्रिल बांध लगा दिया वहां पे, या वहां पे शेड बांध दिया। तो इस तरीके से कोई भी चीज करना, ये जो रूल्स है उसका वायोलेशन है, और इट वुड बी टर्म्ड एज अ एनक्रोचमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि पेनल्टीज का जो है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो ले सकती है।
अब आईपीसी के अंडर कौन सी चीजें जिसके अंडर आप क्रिमिनल लायबिलिटी भी बना सकते हो। तो इंडियन पिनल कोड में अलग-अलग सेक्शंस है, अलग-अलग डेफिनेशंस है। वहां पे कोई भी एनक्रोचमेंट, किसी भी टाइप का अगर एनक्रोचमेंट किया है, तो आप उनके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर वो पुलिस के हिसाब से अगर वो उस टर्मिनोलॉजी में वहां पे फिट हो रहा है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट होता है। अगर पुलिस को लगता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, तो आपको क्रिमिनल कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। आप 156(3) जो होता है कि आप पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की ऑर्डर होती है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो वहां पे। तो आपके केस के क्या फैक्ट्स है, एग्जैक्टली किस टाइप का वो एनक्रोचमेंट है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें वहां पे ध्यान में रखना जरूरी है। अब आईपीसी के अंदर ऐसे क्या क्या है जो हो सकता है, तो सबसे पहले तो हो सकता है पेनल्टी। तो कितने दिन का वो एंक्रोचमेंट है, उसके हिसाब से वो पेनल्टी भी लेवी की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एंक्रोचमेंट जिस पर्सन ने किया हुआ है, उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब इम्प्रिजनमेंट के भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोविजन है वो इंडियन पिनल कोड में भी दिए हुए हैं। जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन पिनल कोड और मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी, ये दोनों टाइप की लायबिलिटी वहां पे इनकर होती है और अलग अलग प्रोविजंस उसके लिए है, तो आप वहां पे जा सकते हो। अब इसमें बहुत बार ये होता है, हमारे पास एक एक केस इस तरीके से आई थी कि एक बड़ा लार्जर लेआउट था, उसमें 2 सोसाइटीज थी। तो एक में कुछ 100, 150, 200 फ्लैट थे और एक में 600, 700 फ्लैट थे। तो वो दोनों सोसाइटी अलग-अलग बनी हुई थी और उसकी उसमें अब जैसे एक कॉमन नॉलेज इस तरीके से कॉमन प्रैक्टिस है, रूल्स भी बोलते हैं। तो जो कॉमन लेआउट होता है, उसके अंदर जो एमिनिटीज होती है, वो सबके लिए कॉमन होती है, हर कोई वहां पे यूज कर सकता है। अब एक सोसाइटी ए ने सोसाइटी बी को उनके साइड में जो एमिनिटीज आते हैं वो यूज करने से मना कर दिया। और उस किस तरीके से मना कर दिया, तो ए सोसाइटी ने वहां पे एक बीच में वॉल क्रिएट कर दी। अब बी सोसाइटी के लोग ए सोसाइटी में जा ही नहीं सकते थे। तो इस तरीके से अब ये जो लैंड का डिस्प्यूट हुआ, ये इंक्रोचमेंट हुआ। अब बी सोसाइटी ने ए के आगे एक ए को पहले नोटिस लिखी कि इस तरीके से लैंड वो वहां पे वो वॉल नहीं क्रिएट कर सकते, इंक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब बी ए ने फिर भी उसको रिमूव करने से मना कर दिया। अब बी सोसाइटी कॉर्पोरेशन में उसने कंप्लेंट फाइल कर दी। कॉर्पोरेशन देखा, सब चीजें चेक की, उनके प्लान में भी वो वॉल नहीं थी। तो कॉर्पोरेशन ने बी के आगे ए के अगेंस्ट वहां पे नोटिस इशू कर दी, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में ए सोसाइटी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई। अब कॉर्पोरेशन ने उनके अगेंस्ट नोटिस जारी कर दी कि आप वो जो वॉल है वो रिमूव कर दो। उसके बाद भी वो चीज रिमूव नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कॉर्पोरेशन ने खुद से जाके वो वॉल डिमोलिश करने का एक्शन कोई लिया नहीं। बी ने काफी टाइम पे फॉलो अप किया, अलग अलग जो प्रोविजन है उसका यूज करके ट्राई किया कि वहां पे वो चीज हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन का एक जो कोर्ट होता है, बी सोसाइटी ने वहां पे सोसाइटी के कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी और वहां पे नेसेसरी पार्टी सोसाइटी को भी ऐड कर दिया। अब ये केस कॉर्पोरेशन के कोर्ट में चल रहा है। अब बहुत बार इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, मनी पावर होती है, मसल पावर होती है। तो जब भी आपका बस कंप्लेंट करके, एप्लीकेशन करके काम नहीं बनता है, तो जो लॉ है वो सीधे अपने हाथ में लेने के बजाय आपने वो कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट करने के आपके पास राइट्स है। तो कॉर्पोरेशन का भी अलग कोर्ट है, वहां पे जाके वो केस उन्होंने फाइल कर दिया। कोर्ट से जब ऑर्डर आया कि वो जो वॉल है वो डिमोलिश होनी चाहिए, उसके बाद ही कॉर्पोरेशन ने उसके ऊपर एक्ट किया। अब वो भी नहीं करते तो क्या होता, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का पिटिशन और एक अलग से दाखिल होता। तो इस तरीके से आपके पास जो भी लॉज है, रूल्स है, प्रोविजंस है, उसका आपको यूज करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट आपको करना चाहिए। अब हम जब भी देखते हैं कि बहुत बार ये एग्जीक्यूशन में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, तो जो सही एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल एडवाइस लेके जहां पे जरूरत हो वहां पे आपको एडवोकेट का अपॉइंट करके, या फिर अगर इफ यू आर वेल वर्स विद द फैक्ट्स एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन ऑन ऑन योर ओन यू कैन फाइट योर केस। लेकिन कोई भी तरीके का एनक्रोचमेंट, कोई भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी, कोई भी विदाउट प्रायर अप्रूवल इंटरनल अल्टरेशन अगर आपको दिखता है, एज अ कमिटी मेंबर
एज़ अ सोसाइटी मेंबर, एज़ अ फ्लैट होल्डर आपको किसी भी चीज़ का, आपके नेबर का अगर हो दिख रहा है, आपके बिल्डर का दिख रहा है, कमिटी मेंबर का, चेयरमैन, सेक्रेटरी भी इस तरीके से अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ करते हैं, तो आपने कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके सही प्रोविज़न के हिसाब से, सही रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करके आपने एक्शन इनिशिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये इस तरीके का जो एक्शन होता है, उसका अल्टीमेट गोल तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट कर दिया, पुलिस स्टेशन में गए, कोर्ट में गए, क्रिमिनल प्रोविजंस के अंडर, तो आपका जो एम होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक तो आपको जो परेशानी हुई है, आपको सामने वाले को भी जेल करवाना होता है, इम्प्रिजनमेंट करवाना होता है, या फिर आपका जो काम है, वो वहाँ पे रिस्टोर हो। तो जो अभी आपकी परेशानी हो रही है, वो रिस्टोर हो, वो आपका वहाँ पे पूरा का पूरा एम होना चाहिए। अब जो जिस तरीके से मतलब फॉर एग्जांपल कई सोसाइटीज में ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि क्लब हाउस हो गया, या जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि सोसाइटी ऑफिस हो गया, ये एम्यूनिटीज बिल्डर प्रॉमिस कर देता है, या फिर प्लान पे पहले होती है, बाद में प्लान रिवाइज हो जाता है, तो आपने उसके बाद भी बिल्डर को अगर बोला कि आप वहां पे वो चीज बना दो, तो फिर भी ये इंक्रोचमेंट है, वो इलीगल एक्टिविटी है। तो उसके लिए आपको आपके पास अलग अलग प्रोविजंस है, जिसके अंडर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो, बिल्डर के अगेंस्ट भी कुछ केस इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके प्लान में उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक आप वहां पे वो इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। जितना हो सके, जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से, जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने अलग अलग सोसाइटीज में ये चीजें देखी है, अलग अलग क्लाइंट्स में ये चीज देखी है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन जजमेंट्स ऑर्डर्स कोर्ट के पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से जो मेरा नॉलेज था, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। मैं हेमंत सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके आगे का आप टेक ओवर कर लीजिए। हेमंत सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। ओवर टू हेमंत सर। Thank you, Kalyani sir. We will take a very short break of 2 minutes. Our sponsors break is there. So I'll request everybody to be with us. We'll join you back in 2 minutes with our question and answer session. Please hold until then. Thank you.
Thank you, friends. Now we will take up our questions and answer by our friends over here. Questions only relating to today's topic, that is आज का विषय जो है वो encroachments, internal alterations, penalties, law और उस पर कानूनी क्या कार्यवाही हो सकती है, उस जिसके ऊपर ये अगर हम चर्चा करेंगे और उसी पर प्रश्न उत्तर होगा. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. ऐसा आपके स्क्रीन में एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए. We will take up your questions in sequence. We are taking only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. If you are not switching on your video, we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will take up our first question. Only one short question per person. Don't ask lengthy questions. First question is by Mr. Saumil Ahir. Good evening, sir. I hope you can hear me. Yes, please go ahead. Yeah. So Chinmay sir, this question is regarding to you what you discussed. आपने जो discuss किया regarding the terrace. अभी इसके अंदर सीन ऐसा है कि ऑलरेडी द ओनर उसने ऑलरेडी टेरेस रजिस्टर किया हुआ है, बिल्डर के पास से ली हुई है. सो इन दिस केस नाउ द केस इज इन द कोर्ट. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ द कोर्ट गिव्स इट इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी और बोलती है कि वो टेरेस कॉमन है, तो कैन सोसाइटी रिकवर अंडर 169 5 times maintenance for the past years that tenant who has used the terrace from the tenant? The society can recover the 5 times maintenance. For example, 5 years if you use the terrace, तो क्या वो recover कर सकती है 5 years 5 times maintenance for the last 5 years? Thank you, sir. मैं इसका आंसर देता हूँ जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से. हेमंत सर, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी, मेरा अगर कुछ गलत है, कुछ आपको भी ऐड करना है तो प्लीज ऐड करिए. तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सोसाइटी के बायलॉज में ये चीज लिखी हुई है, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट अभी तक ऐसा नहीं आया है जहाँ पे ये बोला गया है कि सोसाइटी हैज द राइट टू रिकवर दो चार्जेस. अब जिस तरीके से अपना लीगल सिस्टम है, आपकी लीगल प्रोविजंस और लॉ है, मैं आपको सोसाइटी ये नहीं ही कर सकती है ऐसा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो भी अलग अलग जजमेंट्स आए हैं, अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, उसका अगर हम लोग एक क्रक्स निकाले, उसका अगर जिस्ट निकालेंगे, तो ये होता है कि सोसाइटी बस बायलॉज के हिसाब से, बायलॉज के बेसिस पे वो 5 इयर्स का अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं कर सकती. ये मेरा ओपिनियन है. हेमंत सर, आप भी प्लीज ऐड करिए इसमें. कल्याणी सर, ऐसा है कि एक ऑफेंस करता है कोई आदमी, अनिल भाई एक ऑफेंस करता है ना, एक आदमी एक ऑफेंस करता है. जैसे उदाहरण के तौर पे आहिर साहब ने कहा कि भाई एक आदमी ने टेरेस एनक्रोच किया, 169 का आसरा लिया, 5 times मेंटेनेंस लगा दिए. इसका मतलब क्या हुआ कि द सोसाइटी इज अप्रूविंग दैट एनक्रोचमेंट बाय चार्जिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेनल्टी. बायलॉज जो है वो कोई लेजिस्लेटिव एक्ट तो है नहीं, उसका कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी तो है नहीं. अब वो बीएमसी वाले के पास अधिकार क्षेत्र है, यानी म्युनिसिपैलिटी जो भी आपका शहर का, उसका अधिकार क्षेत्र है कि मैं आऊं, स्क्रूटनाइज करूं, पंचनामा करूं, फोटोग्राफ लूं और नोटिस दूं. किसको दूंगा नोटिस? अभी वो नोटिस देता है अनिल भाई को. अनिल भाई बोलता है कि भाई ये लो रिसिप्ट, मैंने तो इंक्रोचमेंट करने के लिए सोसाइटी को पैसा दिया हुआ है और सोसाइटी ने इसको अप्रूव कर दिया है. अब बीएमसी बोलती है कि ठीक है, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन तो होगा ही होगा,
अब नेक्स्ट पार्टी जो प्रोसिक्यूशन बनेगी सेक्शन 34 के अनुसार, आईपीसी के अनुसार, वो बनता है सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी हैज अलाउड यू टू डू द वायलेशन, to do the violation with its consent in connivance. अब 336 क्या बोलता है आईपीसी कि आप ऐसा कोई भी काम मत करो जिसके वजह से और किसी की जिंदगी पे धोखा हो, या उसको ट्रबल हो, या उसको उसके जान पे या उसके परिवार पे या उस प्रॉपर्टी पे कोई धोखा हो. तो 336 read with 34 of the IPC restricts you to do any type of nuisance which harms the building, the property and the person also. तो ये एक गलत धारणा बना दी है बायलॉज के अंदर कि इंक्रोचमेंट कर दिया तो मेरे को लेजिस्लेटिव पावर मिल गया आपको पेनलाइज करने का. वो पेनलाइज करने का जो लेजिस्लेटिव पावर है लेजिस्लेचर में फिट किया जाता है, स्टैंडिंग कमिटी में फिट किया जाता है. बीएमसी का खुद का बायलॉज है जिसका स्टैट्यूटरी फोर्स है. हमारे बायलॉज को स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आ चुके हैं ऑलरेडी उस चीज के ऊपर. तो अगर मैंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है और आपने साथ में साठगांठ किया हुआ है तो हम दोनों ने ही इंक्रोचमेंट किया है, ये कानून बोलता है. आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हो. आपको करना है प्रोसीजर फाइल करो, एमआरटीपी सेक्शन में 44 में दिया हुआ है कि ऐसा 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 करिए, फिर आप इंक्रोचमेंट करिए. बीएमसी अलाउ करता है 515 सेक्शन में कि भाई आप ये फला फला चीजें आप करो, और नहीं करना है तो नहीं करेगा. अब जहां तक एनओसी की बात है सोसाइटी की, और प्रॉपर्टी तो इन कॉमन है. अनिल भाई ने बोला कि मैं टेरेस में एक सोलर यूनिट डालता हूँ और उसके लिए मैंने 50 स्क्वायर फीट की जगह इंक्रोच कर दी. मतलब सब मिला जुला के टेरेस की जो ओपन जगह है वो 500 स्क्वायर फीट की जगह है, और बिल्डिंग है 100 मेंबर की, और 100 मेंबर बोलते हैं कि भाई मेरे सोलर सिस्टम को 5 स्क्वायर फीट लगना है, और 100 मेंबर की सोलर सिस्टम के लिए 500 स्क्वायर फीट, 100 इंटू 5 500 स्क्वायर फीट लग जाएगा. पूरा टेरेस को एनक्रोच कर दिया. अब वो पूरा टेरेस को एनक्रोच कर दिया. टेरेस इज ए कॉमन ओपन स्पेस, एक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया वो टेरेस कि भाई मुसीबत हुई तो चलो टेरेस पे जाके खड़े हो जाएंगे, आग लग गई या कुछ हुआ तो हमको कोई बचाने आएगा तो ऊपर से आएगा कोई, या फायर ब्रिगेड का ऊपर पहुंचेगा, खिड़की पे तो पहुंचेगा नहीं क्योंकि आपने तो खिड़की पे बड़ा सा ग्रिल लगा रखा है मजबूत वाला. तो पूरा जब इंक्रोच कर लिया सोलर सिस्टम से तो फायर वाला पहुंचेगा कैसे? तो वो फायर एक्ट का एक वायलेशन हो गया, वो बीएमसी एक्ट का एक वायलेशन हो गया, वो एक एमआरटीपी एक्ट का वायलेशन हो गया, वो एक आईपीसी का वायलेशन हो गया. और अगर कोई आदमी डिसेबल टाइप का है या कोई सीनियर सिटीजन का है तो ये 2 एक्ट और लग जाएंगे उसके ऊपर. एनीवे देयर आर सो मेनी थिंग्स. कल्याणी साहब कुछ चर्चा करना है इस पे अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए? नहीं सर, मुझे जो आपने जो बताया मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपका भी आप ओपिनियन वहां पे रखिए. तो जिस तरीके से आपने बोला मुझे लगता है कि वो सही है. अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई भी कॉर्पोरेशन या बीएमसी या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको ये डायरेक्टली पावर्स है. पेनल्टी लगाना, उसके चार्जेस लेना, ये उनके जुरिस्डिक्शन में आ जाता है. कल्याणी साहब दूसरा एक और चीज भी थोड़ा सा मजेदार चीज है कि अनिल भाई ने टेरेस को कवर कर लिया, सोसाइटी ने पेनल्टी लगा दिया 100 रुपया, उदाहरण की बात करते हैं 100 रुपया पेनल्टी लगा दिया. बीएमसी वाला भी आता है, वो बोलता है इनक्रोच किया हुआ है. तो अनिल भाई बोलता है मैंने तो सोसाइटी को पेनल्टी दे दी, छोड़ो मेरे को. तो बीएमसी वाला क्या बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है आपने पेनल्टी दे दी, हमारा वसूली एजेंट है उसको दे दिया, बात खत्म करते हैं. क्या बीएमसी के पास अथॉरिटी है? बीएमसी बोलेगा मुझे आपके प्राइवेट पेनल्टी से, वसूली एजेंट्स के पेनल्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरे इस सेक्शन का आपने वायलेशन किया हुआ है, मैं आपको पेनल्टी लगाता हूँ. जैसे आपने बताया 381 रेड विद 482 वगैरह वगैरह, तो ये सब पेनल्टी के सेक्शंस है. तो आपने सोसाइटी ने भी पेनल्टी लगा दिया, बीएमसी भी पेनल्टी लगाता है. इसको कहते हैं डबल जीओपर्डी, मतलब डबल प्रोसिक्यूशन हो गया फॉर द सेम ऑफेंस. सोसाइटी ने भी ऑफेंस का पेनल्टी लगा दिया, बीएमसी भी लगा दिया,
अब वो आर्टिकल 20 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 20 बोलता है कि आप डबल प्रोसिक्यूशन सेम ऑफेंस के लिए नहीं कर सकते हो। इसका मेंशन अगर आप देखेंगे तो अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए ये बताता हूँ कि इसका मेंशन आपके सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी मिलेगा। इसका मेंशन आपको सीआरपीसी 300 में भी मिल जाएगा कि आप एक ही ऑफेंस के लिए दो को मत घसीटो, दो बार मत घसीटो लोगों को। जो आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है मत करिए। और बायलॉज किसने बनाए हुए हैं वो आप वो सोचिए, वो लेजिस्लेचर ने नहीं बनाए हुए, आप उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है ये सब चीज करने का। एनीवे हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय शशि मिश्रा। Shashi Mishra, please ask your question. One very short question, please. Okay. Our next question is by Mr. Haresh Motwani. Mr. Haresh Motwani. Okay. Our next question is by Mr. Om Prakash Ishwalkar. नमस्कार सर जी। नमस्कार। हेलो या सर, हम लोगों ने एक फ्लैट लिया था जिस 2002 में हम लोग को बगल के फ्लैट का एक रूम हम लोग को अटैच कर दिया, अमलगमेंट कर दिया। आफ्टर 15 इयर्स वी हैव बीन पेइंग, हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं। Mr. Om Prakash, hold on, please switch on your video. Otherwise, we are not taking up your question. Yes sir, yes. Okay, go ahead, please. Can I continue, sir? Yes, please. तो जब उन्होंने हम लोग को ये एडिशनल एरिया दिया है 165 स्क्वायर फीट का, आफ्टर 15 इयर्स दे आर टेलिंग अस दैट इज इलीगल करके, जबकि सोसाइटी ने हम लोग को 2003 में ये एडिशनल एरिया दिया था, बगल के फ्लैट से हम लोग को एमएलगमेंट कर दिया। सो दिस इज माय क्वेश्चन सर, व्हाट इज द रेमेडी दैट आई हैव टू गेट इट डन रेगुलराइज्ड? वन, और इफ यू परमिट मी आफ्टर सम टाइम आई कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। तो सर इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि सोसाइटी को आपको एरिया देने का, अमलगमेशन के राइट देने का, परमिशन देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सोसाइटी के जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं। ये कौन दे सकता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बीएमसी हो गई या कोई भी आपका कॉर्पोरेशन जहां पे भी आप रिसाइड करते हो वो कॉर्पोरेशन हो गया। कॉर्पोरेशन बाहर हो तो एमएमआरडी, पीएमआरडी जैसे अथॉरिटीज होती है, तो इनसे आपको वो रेगुलराइजेशन करवाना पड़ेगा। अगर आज के डेट में आप ये चीज करवाना चाहते हो तो अलग अलग टाइप का प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे और वहां से वो चीज रेगुलराइज आप करवा सकते हो। उसका कुछ फाइन होगा, जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करके आप ये चीज कर सकते हो। आज आप ये नहीं बोल सकते कि सोसाइटी ने पहले दिया इसलिए वो अभी लीगल है और आपकी ओनरशिप है। इस तरीके से उसको नहीं किया जाएगा। आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अगर वो रेगुलराइज होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तभी उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी, ओनरशिप बनेगी। थैंक यू। Okay, we are taking our next question is by Mr. Sanjeev Thombare. Mr. Sanjeev, please. नमस्ते सर। Yes, please. Go ahead, please. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, एमएससीबी के थ्रू हमने सोलर के लिए एप्लीकेशन कर दिया, सोलर के लिए उधर से सैंक्शन आ गया। अभी सोसाइटी को पूछते तो सोसाइटी बोलते कि नहीं, हमारा प्रपोज अगर फ्यूचर में अगर हम लोग सोलर प्लान इंस्टॉल करेंगे या और कुछ हमारा ये है तो हम आपको एनओसी नहीं देंगे। तो इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं? देखिए सर, एमएससीबी ने आपको सोलर इंस्टॉल करने की परमिशन दी है, इसका मतलब हेलो, सॉरी मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि एमएससीबी ने आपको वहां पे सोलर इंस्टॉलेशन की परमिशन दी है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आप डायरेक्टली सोलर इंस्टॉल कर सकते हो, वो एनक्रोचमेंट ही माना जाएगा। राइट। तो अनलेस एंड अनटिल आपको वहां पे परमिशन ना हो तब तक वो चीज आप नहीं कर सकते हो। एनओसी अगर नहीं दे रहे तो ये सब सोलर सिस्टम के लिए गवर्नमेंट का ये जो भी बायलॉज है और ये सब कुछ जो भी स्कीम्स है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? देखिए सर, आप इस हिसाब से उसको समझिए
कि वो हाँ। सोलर का आपको पर्सनल यूज हो रहा है, हाँ। लेकिन वो जगह तो कॉमन एरिया है, कॉमन सोसाइटी की, सारे लोगों की जगह है वो, तो वहां सही है। उसका यूज आप अगर पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हो तो वो हाँ। अलाउड नहीं है। तो भले ही अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन कॉमन एरियाज का यूज कॉमन चीज के लिए होना चाहिए, पर्सनल चीज के लिए आपको उसका यूज नहीं कर सकते। तो कोई कुछ चारा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। विदाउट सोसाइटीज एनओसी वी कैन गो। यस, अब बीइंग एडवोकेट मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई आपने वहां पे सोसाइटी में एप्लीकेशन दिया और हाँ। सोसाइटी ने वो रिजेक्ट कर दिया, अगर वो रिजेक्शन जो है आपको गलत लगता है और आपके पास उसका सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो आपने उस चीज को लेके कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन जितने चीजें आपने मुझे बताई है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में भी जाके आपकी कोई मदद हो पाएगी। राइट। Okay, we will take up our next question by Mr. Jayanti Lal Shah. हेलो सर। मेरे को एक पूछने का है कि हमारे इधर फर्स्ट फ्लोर पर टेरेस है दैट बिलोंग्स टू सोसाइटी, तो फ्लैट वाला ने एंक्रोच किया है, उसने बोला कि हमारा बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हुएला है, तो हम लोग ने उसको पूछा कि एग्रीमेंट का कॉपी हमको दो, तो 2 साल से कॉपी नहीं दे रहा है, तो हम लोग ने बीएमसी में कंप्लेंट की है 2-3 बार, बीएमसी भी एक्शन नहीं ले रही है, तो हम लोग आरटीआई कर सकते हैं, इसमें कुछ बेनिफिट मिलता है आरटीआई करके? तो मैं सर इसका इस चीज से आंसर दूंगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू सर्विसेज एक्ट है, तो इस चीज में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं अगर उसका आप सही से यूज करोगे तो वहां पे जो कॉर्पोरेशन में के काम होंगे वो होने में आपका आसानी होगी। उसके बाद भी तो आपका जो क्वेश्चन था कि आरटीआई हम कर सकते हैं क्या, तो सही कंटेंट के साथ अगर आप आरटीआई करोगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। सही कंटेंट के साथ आपका आरटीएस करोगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। और उसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, उसके बाद भी आपका काम नहीं बन रहा है तो आप जो कॉर्पोरेशन का कोर्ट है वहां पे भी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी आप जा सकते हो। तो ये चीजें आपने करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, आपका राइट है वो। Okay, our next question is by complete state level. Okay, thank you, sir. our next question is by Mr. Suchit Patil. Mr. Suchit Patil, one short question, please. Okay. Can you hear me? Can you hear me? Hello. Yes, yes. हेलो। Patil, सब go ahead. Go ahead. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि मैंने ऑलरेडी कोऑपरेटिव कोर्ट में जो सोसाइटी में एनक्रोचमेंट है उसके ऊपर कंप्लेंट किया है, पर अभी आप दोनों की बातें सुन के मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ होने ही नहीं वाला है तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो क्या मैं जैसे पुलिस कंप्लेंट करके 156(3) के अंदर कर दूं, और फिर हेमंत सर ने जैसे बताया कि एक ही क्राइम के लिए 2 जगह प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा, तो ना 5 टाइम्स मेंटेनेंस का आगे कुछ होगा और यहाँ पे भी नहीं हुआ तो कैसे होगा सर? तो फिर क्या करना चाहिए? सर मैं इस बारे में इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपका कोर्ट केस चल रहा है अभी, मुझे उसके पूरे फैक्ट्स नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो भी मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है कि आपके लिए वो एप्लीकेबल ना भी हो क्योंकि मुझे पूरे फैक्ट्स नहीं पता है। उसके बाद हेमंत सर ने जो चीज बताई कि 2 बार प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, आप इसको इस एक बात समझिए कि एक चीज के लिए आप सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी ये दोनों चीजें कर सकते हो, तो इसको डबल जियोपार्डी नहीं माना जाता है। ठीक है, और जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, कुछ चीजें मैंने बताई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हेमंत सर ने भी बताई, तो एग्जैक्टली आपका क्या प्रॉब्लम है और कौन से अथॉरिटी में आपको जाना चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंक्रोचमेंट किस टाइप का है, किसने किया है, कौन से एरिया में आप आते हो, तो उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। कोई भी डिस्प्यूट हो बस कोऑपरेटिव कोर्ट में चले गए, इस तरीके से नहीं होता है। हर एक कोर्ट का, हर एक अथॉरिटी का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, हर एक का काम डिफाइंड है, उसके हिसाब से आपको वहां पे जाना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि आपने वो किसी विड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आई वुड बी नॉट एबल टू टेल यू दैट। ठीक है। Okay. Our next question is by Mr. Ismail Sheikh. हेलो, यू कैन हियर मी? Yes, please go ahead. यस प्लीज गो अहेड। सर, ये हमारे फ्लैट ओनर ने पर्सनल सीसीटीवी पैसेज में डाला है अलॉन्ग विद द मशीन। इज इट अलाउड और इज दिस थिंग उल्लंघन हुआ है विदाउट टेकिंग सोसाइटीज परमिशन? और कहाँ पे इंस्टॉल किया है? बाहर पैसेज में, अपने वो दरवाजे के ऊपर।
पूछने में बोलता मैं सेफ्टी के लिए डाला हूँ। यहाँ पे हेमंत सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो ओपिनियन है आप पहले बताइए। इनका कहना ऐसा है इस्माइल साहब का कि कैमरा ऊपर फिट किया हुआ है, और उनका एक एडिशनल क्वेश्चन ये आ रहा है सामने कि जो सीसीटीवी का जो सिस्टम है, डीवीआर जो बॉक्स बोलते हैं, वो भी शायद कॉमन पैसेज में फिट किया यस हुआ है। सर, यस सर। तो कॉमन पैसेज में क्यों फिट किया हुआ है? मीन्स कहाँ देख कैसे सकते हैं फिर अंदर, घर के पता अंदर? नहीं, वो अंदर घर में साफ सुथरा करने के लिए बाहर डाल दिया है। ओके, तो देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉमन पैसेज होता है जिसको हम वरांडा बोलते हैं, तो ये कॉमन एरियाज है, तो बाकी के लोग भी वहां पे आ जा करते हैं, रहते हैं वहां पे, तो हर एक का प्राइवेसी होता है। तो कॉमन एरियाज में ये चीजें फिट करना, इट इज अ वायोलेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ एवरीबॉडी। तो ये चीज जो प्राइवेट, जैसे एक फ्लैट होल्डर ने वहां पे किया है, मेरे हिसाब से ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो प्राइवेसी का वायोलेशन है। थैंक यू। okay, our next question is by a person name unknown. Mr. Unknown, ठीक है। Our next Hello. question, हेलो। our next question is by Mr. Ravi Kumar. Mr. Ravi Kumar. Okay. Our next, please everybody mute your microphones, please. Everybody mute the microphones, please. I hope I am audible. Yes, Mr. Ravi Kumar, go ahead. हाँ, सेम थिंग हमारे नेबर्स और ऊपर बिल्डिंग में भी कुछ बच्चों की साइकिल रखी हुई है, और 13 फ्लोर पे विच इज प्रोवाइडेड बाय बिल्डर रेफ्यूज एरिया, तो वहां पे 12th फ्लोर वाले ने थोड़ा सा अपना बार काउंटर जैसा कोई टेबल वेबल डाल के लाइट वाइट और इवनिंग रिक्रिएशन एरिया बना दिया है। So that is my question, how to tackle into with him for the future untoward incidents which should not happen. कल्याणी सर। हाँ, तो देखिए सर, जैसे आपने बताया कि रेफ्यूजी एरिया में बार टाइप का कुछ किया है, साइकिल्स खड़ी की है बीच में कॉमन एरियाज में, तो ये पूरा इंक्रोचमेंट है। ये सारी चीजें जो बीएमसी एक्ट है, आईपीसी के सेक्शंस है, एमआरटीपी एक्ट है, फायर एक्ट है, इसका ये वायोलेशन है। फॉर एग्जांपल वहां पे कुछ हो जाता है, आग लग जाती है या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, भगदड़ मच जाती है और उसको लड़खड़ा के कोई वहां पे गिर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पे रिस्क फैक्टर है। तो इसी के लिए, तो इस चीज के लिए आप जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, बीएमसी हो गई या जो भी कॉर्पोरेशन है, वहां पे आपने कंप्लेंट रेज करनी चाहिए और वहां से उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट करवाना चाहिए। Okay. Can we issue a small letter on managing committee side that you have done these violations? So we would like you to take a note and restore it as normal. देखिए सर, At कैसे the है कि first place. नहीं, देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि सोसाइटी को वो एनकरेजमेंट हटाना या फिर उसमें कुछ करना, ये सोसाइटी का राइट नहीं है। तो क्या आप लेटर लिख सकते हो तो लेटर लिख सकते हो, लेकिन वो सोसाइटी का राइट नहीं है। तो ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसका राइट नहीं है अपने पास। सर कॉमन एरिया तो सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी मैनेज कर रही है ना, सफाई है, उसका देख रेख। सर एनक्रोचमेंट वो है या नहीं है, उसको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, ये जो राइट्स है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, सोसाइटी की नहीं है इस चीज। ओके ओके, थैंक यू सर। रवि साहब, आप म्युनिसिपैलिटी में या पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते जब आप कह रहे हो कि बाहर डाला हुआ है और शराब वराब चल रही है? तो 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में एन मौके पे कॉल क्यों नहीं करते हो आप? अभी मैं देखूंगा, आई विल डेफिनेटली टेक ए कॉल। आपको नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, आप मेरा नाम बता दीजिए और मेरे नाम पे आप कॉल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, आपको पुलिस पूछेगा भी नहीं कि आपका नाम क्या है, आपको खाली इतना ही बोलना है ये लोकेशन है, यहाँ पे गैर कानूनी ढंग से ड्रिंक सर्व हो रही है, कॉमन लोग हैं वहाँ पे, बच्चे लोग भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, औरतें भी हैं, इट इज क्रिएटिंग ए न्यूसेंस एंड हरासमेंट। वो आएगा, पुलिस पीसीआर वैन आएगा, उसका क्या कहते हैं जो भी कांस्टेबल है वो आएगा,
वो सारा सामान उठा के लेके जाएगा और उसको 1500 रुपए पेनल्टी भी लगा देगा। तो एक बार 2 बार करिए, आपका काम एकदम सस्ते में हो जाएगा। चले और फिर भी अगर कानून खेलने का शौक है तो एक लीगल नोटिस उस फ्लैट ओनर को दीजिए, एक और साइमल्टेनियसली लीगल नोटिस बीएमसी और पुलिस को भी दीजिए। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है कि जो फ्लैट ओनर है वो एक छोटे बच्चे के साथ, ही इज ए यंग मैन, 30-35 ईयर ओल्ड फैमिली कपल है, मम्मी के साथ है। जो 12th फ्लोर पे है, ही इज ए न्यूजेंस क्रिएटर एंड ही इज लिटिल हैविंग ऑलवेज creating one or the other nuisance for every 2 months, 3 months. रवि कुमार साहब, ऐसा है कि वी लिव इन ए सोसाइटी, Yes, sir. 100 मेंबर का फ्लैट है। 100 मेंबर में से सारे आपके अगर भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब होते तो भी इस तरह का न्यूसेंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता। Yes, sir. तो वो तो पराया आदमी है। हाँ. पराया आदमी को प्रोसिक्यूट करने में अपने को क्या तकलीफ है? Yes, sir. लेकिन आप प्रोसिक्यूट करोगे तो उसको अगर समझो अनिल कुमार को प्रोसिक्यूट करते हो, कंप्लेंट करते हो, आके लेकर जाता है, क्या लगता है आपको अनिल कुमार सेकंड टाइम बैठेगा वहां पे? बराबर बैठेगा? यस नो बोलिए सर जी। he won't sit. अच्छा ठीक है, अनिल कुमार को देखते देखते अभी दूसरा जो सुनील कुमार है, सुरेश भाई है, रमेश भाई है, क्या वो लोग आके बैठेंगे? बराबर नहीं बैठेंगे। कि बैठेंगे? यस नो बोलिए सर। नहीं, कोई अगर नहीं नहीं बैठेंगे तो आपने एक सामाजिक कार्य किया। Yes. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक सामाजिक कार्य करिए, Thank बाहर you. जाइए, अपने खुद के मोबाइल से करिए। आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, अगर आप पुलिस पीसीआर में 100 नंबर कॉल करते हो तो आपका इंफॉर्मेशन वो डाइवर्स नहीं करते किसी को। Okay. आप कभी भी कॉल करिए, रात के 12 बजे भी कॉल करिए, दिन में भी। Yes. और वो उनको आने का टाइम, अगर शहर में हो, आप बॉम्बे शहर में हो, तो शहर में बहुत हो तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। चेंबूर एरिया है, स्वस्तिक पार्क। या आई डू इट माई सेल्फ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सिग्नल पे देखता हूँ कि अगर भिखारी खड़ा हुआ है तो मैं कंट्रोल रूम पे डायल कर देता हूँ ओके की साहेब ह्या सिग्नलवर इकडे 2 भिखारी लोग उभा आहे। अपने को इतना बोलने में क्या जाता है? वो तो इतना रिस्पेक्ट से बोलता है, हो साहब, नहीं पाठवतो। ओके, ये बात अलग है कि वो आता है, भिखारी लोग को उठा के लेकर जाता है, अगले दिन फिर वहां पे आ जाते हैं। डज नॉट मैटर, लेकिन आप करते जाइए, क्या फर्क पड़ता है? गॉट इट। कल्याणी सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर आपसे। यस सर, बोलिए। क्या फितरत है एनक्रोचमेंट करने के लोगों में? क्या कारण से एनक्रोचमेंट होते हैं? क्या आनंद आता होगा उनको? सर, ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि जितना हमें मिलता है हमें ज्यादा चाहिए, और एक बार वो आदत लग गई, जैसे आपने बताया कि एक बार आपने एक्शन लो, 2 बार लो, उसके बाद क्या शामत है कि वो फिर से करे और कोई और दूसरा फिर से करे। तो जब तक कोई उसको रोकता नहीं, टोकता नहीं है ना, तब तक वो हाव जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो जितना मिला है उससे ज्यादा चाहिए, जितना एरिया मिला है हमें और ज्यादा चाहिए। सामान बढ़ रहा है, बाहर रख दो। अगर रिफ्यूजी एरिया कोई यूज नहीं करे, वहां पे बार बना दो, वहां पे बैठ जाओ। तो ये फितरत है, और जब तक कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, बार बार एक्शन नहीं लेता है, बार बार टोकता नहीं है, तब तक ये जो चीजें वो बढ़ती चली जाती है। और एक कर रहा है, कोई देखता नहीं है, तो वो बंदा बार बार करता है और उसको देख के और लोग भी वही करते हैं। तो ये, जैसे आपने बहुत सही बताया कि जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, तब तो वही चलता चलता जाएगा। ये फितरत है सर। मुझे एक चीज और बताइए कि मैं तो लोगों को बताता हूँ जब ये सब छोटे मोटे तो भी लोगों की हिम्मत नहीं होती वो करने के लिए। उसका क्या कारण है? इतना इतना डर है, इतना फियर है, इतना नर्वसनेस है, अपने खुद की प्रॉपर्टी को एनक्रोच कर रहा है। एक आदमी है, उसने डक्ट एरिया एनक्रोच कर लिया 150 फीट का, उसके पास बड़ा एरिया था। रिडेवलपमेंट के टाइम पे बोलता है कि अब तुम यह 500 प्लस 150 है 650 दोगे तो ही मैं तुम्हारा रिडेवलपमेंट अलाउ करूंगा, नहीं तो वगैरह वगैरह वगैरह। अब 150 स्क्वायर फीट का एरिया उसने एनक्रोच किया, बिल्डर को आर्म ट्विस्ट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, सोसाइटी को कर रहा है। तो जो 150 स्क्वायर फीट का एरिया अगर मान भी लिया जाता है तो वो 150 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो तो बाकी मेंबरों के जेब से ही जाना है ना अल्टीमेटली। बिल्डर तो अपने खुद के जेब से देने से रहा, वो बोलेगा कि नहीं, वो तो सुरेश भाई का 1 फीट कम करूंगा, रमेश भाई का 1 फीट कम करूंगा,
सुनील भाई का कम करूंगा, अनीता का कम करूंगा, सुनीता का कम करूंगा। तो ये समझ में तो आनी चाहिए कि भाई आप मेरे खुद के प्रॉपर्टी पे इंक्रोच कर रहे हो, तो इसको रोकना चाहिए। कि मेरा फ्रेंड है, कि मेरा चाचा है, अच्छा करने दो उसको, तो दूसरे के चाचा भी तो करेंगे, हाँ, और क्या, सही बात है। दूसरा का भी तो फ्रेंड करेगा। और किसी दिन अगर छोटी मोटी दुश्मनी हो गई तो फिर उस समय निकालने को देखेंगे। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। Hello. हेलो सर। Hello. Yes, sir. Yes, we can hear you. Please go ahead. Yeah. The question is regarding by member encroachment. So just now you told regarding 5 times penalty. That means as a society has to issue the letter to the member or to the BMC authority. Because he has encroached. So instead of paying that 5-time penalty, that means society is involved. So better to go to the competent authority and complain about the encroachment, or society has to issue first letter to the member. What is the option? Kalyani sir, You have said rightfully that if the society is taking 5 times maintenance, that means the society is regularizing the entire encroachment. So as Hemant sir said, society is also involved in conspiracy. So society has to file a complaint before the competent authority, that is BMC or corporation, and the encroachment needs to be removed. So that's the only thing which I think society should go for it. So the letter has to given to the member. Society can directly go to the competent authority and file the complaint. Good. Thank you very much. Thank you. okay, our next question is by Mr. Ganpat Khawari. Mr. Ganpat. गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मेरा आवाज सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं सर, बोलिए प्लीज। हाँ गणपत साहब बोलिए, आप छोटा सा क्वेश्चन पूछिए, हम लोग के पास टाइम खत्म हो रहा है वेबिनार का। प्लीज गो अहेड सर। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन, अभी एनक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई करने का बात सब हो रहा था, मेरा उल्टा है। अननोइंगली एनक्रोचमेंट हो गया है, समझो कि ड्राई टेरेस है और पॉकेट टेरेस एक्सटेंड हो गया और उसका कोई किसी को तकलीफ नहीं है, सोसाइटी के पास FSI भी अवेलेबल है, तो ऐसा केस में वो रेगुलराइज कर सकते हैं कि एज अ रेमेडी? तो सर ऐसा है कि FSI अगर आपके पास यूटिलाइज हो, और लेकिन वो ऐसी चीज है जिसको आप रेगुलराइज करना चाहते हो जहां पे FSI यूटिलाइज नहीं हो सकता है, तो उस FSI का आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि क्या उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो हाँ। अपने जो कॉर्पोरेशन BMC एक्ट है या फिर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स होते हैं, अलग अलग MRTP एक्ट है, तो उसमें कोई भी अनऑथोराइज्ड इलीगल चीज, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी एनक्रोचमेंट हो, तो उसको रेगुलराइज करने का प्रोविजन है। तो उसका अलग प्रोसेस है, उसको फाइन भी, आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, लेकिन इसका राइट बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है। सोसाइटी या फिर सोसाइटी उसके लिए अप्रूवल नहीं दे सकती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बाय प्रोसेस आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। करेक्ट सर, मैं हेमंत सर से रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर भी एक वेबिनार होना चाहिए। व्हाट आर दी प्रोसीजर्स फॉर रेगुलराइजिंग द एनक्रोचमेंट लाइक दिस। और दूसरा मेरा अभी आपने बोला था कि जो सोसाइटी का FSI है सोसाइटी के अकाउंट पे, वो हर एक मेंबर का शेयर भी होता है उसमें, तो अभी FSI अवेलेबल है, तो वो शेयर यूटिलाइज करके जो कोई 3-4 आदमी है उन्होंने जो एनक्रोचमेंट किया, वो रेगुलराइज करने के लिए कॉर्पोरेशन के पास अप्रोच हो सकते हैं क्या? इस केस में सोसाइटी NOC दे सकती है? नहीं सर, उस तरीके से FSI का सिस्टम वर्क नहीं करता है कि कोई इंडिविजुअल जाके वो FSI खुद का शेयर उसमें से अलग करके उसका यूज कर ले, इस तरीके से वो नहीं होता है। समझो कि ऑल मेंबर्स एग्री टू। गणपत साहब, we have to
take other questions also. We have to take other questions also. इसमें एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि सब मिलके एफएसआई यूटिलाइज करके सब मिलके अप्रोच होके वो प्लान अप्रूव करके हो सकता है सबके लिए। सर सोसाइटी देखिए, फिर वो जिस तरीके से रीडेवलपमेंट होता है, इस पूरी सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग होती है, प्लान रिवाइज कर लेते हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर उसके लिए होता है। तो अलग से कोई बंदे के लिए एफएसआई अलग से यूज करो, अभी तक इस तरह का कोई नहीं हो। हाँ, अभी क्या हो गया, सोसाइटी 10 साल पहले बनाई थी, अभी वो टाइम 1 एफएसआई था, अभी 1.5 हो गया। तो एफएसआई अवेलेबल है सोसाइटी के पास और ये आइडियल और फिजिबल है टेरेस एक्सटेंशन का। सर रेगुलराइजेशन में एफएसआई उस तरीके से नहीं होता है, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन के कुछ नॉर्म्स है, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो वो अप्रूव दे देंगे, नहीं करते हो तो अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको। ये सोसाइटी के जुरिसडिक्शन से बाहर है और कॉर्पोरेशन की जुरिसडिक्शन में ज्यादा है। Okay, our next question is by Mr. Harish Palkar. Mr. Harish Palkar. Harish ji. Okay. Our next question is by Mr. Shailendra. By Mr. Shailendra. या गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मुझे पूछना था कि दो अलग अलग बाजू बाजू में जो विंग होते हैं वहाँ पर कभी कभी कॉर्नर में भी फ्लैट आ जाते हैं, तो उसमें से एक ने अल्टरेशन किया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई तो बीएमसी के कंप्लेंट देके हो चुकी है, लेकिन वो केस में सोसाइटी ने कुछ एक्शन लिया नहीं, तो क्या हम लोग सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं क्या, मैनेजिंग कमेटी के ऊपर? सर देखिए कि इस एनक्रोचमेंट में एक्शन लेने का जो अधिकार है वो बीएमसी का है, तो उन्होंने एक्शन लिया है, सोसाइटी के कोई एक्शन ड्यू है ही नहीं, तो आप एक्शन लेने का कोई सवाल नहीं बनता। ओके। शैलेंद्र साहब, मुझे एक चीज बताइए कि आपको सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के ऊपर क्या एक्शन लेना है और क्यों लेना है, एक आधा मिनट के लिए बताइए मुझे आप। एक्चुअली क्या है ना कि अभी पूरे 1 साल भर ना आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए गए हैं सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने, और उसमें डिसहार्मोनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है और अननेसेसरीली किसी को फाइन लगाना। पूजा था तो पूजा के ऊपर जो ये पार्किंग का स्पेस रहता है वहां से गाड़ी निकालने के लिए बोला, अगर किसी ने नहीं निकाला तो उसको फाइन किया गया। वो जो फाइन लगा है उसको मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूव किया है, रेजोल्यूशन पास किया है और वो जनरल बॉडी में रेटिफाई किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे आर्बिट्ररी डिसीजंस हो रहे हैं मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, तो मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहुत सारे ऐसे अलग अलग पॉइंट है जो यहाँ पर अभी इतना समय नहीं है बोलने के लिए, तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने। बहुत सारे ऐसे कमेटी तो सर आपने ही चुना हुआ है ना? हाँ चुना हुआ है, लेकिन क्या है ना, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैनेजिंग कमेटी बदली कर दो, बहुत आसान प्रोसेस है। हमारे पहले की वीडियोस देखिए, उसमें हमने दिया हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी को कैसे बदली कर देना है आपको। हाँ वही मैं चाहता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी को बदली करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मैनेजिंग कमेटी ने कोई भी इलीगल काम किया है या इलीगल चीज को सपोर्ट किया है, तो अलग अलग प्रोविजन से उसके अंडर अलग अलग कोर्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हो। तो कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास किया जो आर्बिट्ररी है वो रेजोल्यूशन में चैलेंज किया जा सकता है। करेक्ट। तो वो अभी करने जा रहा हूँ मैं। तो ये से अल्टरेशन का एक पहला मुद्दा था और बाकी बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, तो उसके ऊपर अभी वो कार्रवाई होगी वो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर। ठीक है मिस्टर शैलेंद्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर नौशाद खान। मिस्टर नौशाद खान। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल रिफ्यूजी एरिया के बारे में है। रिफ्यूजी एरिया को मैनेजिंग कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटर कोई यूज के लिए, अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर ग्रुप ने उसका रिफ्यूजी एरिया यूज करने के लिए परमिशन मांगा है, तो उसके लिए रिफ्यूजी एरिया को परमिशन दे सकती है क्या? और वो परमिशन देने के बाद वो जो ग्रुप है वो रिफ्यूजी एरिया को लॉक एंड की करके बंद करके रख सकता है क्या? तो ऐसा मेरे केस में हुआ है, तो इसको रेमेडी क्या है? ऐसा हुआ है तो क्या करना चाहिए? ये सर सब इलीगल गलत हुआ है, ये एनक्रोचमेंट है, वायोलेशन है। आपने आपकी जो भी कॉर्पोरेशन है, बीएमसी हुई तो बीएमसी, वहां पे कंप्लेंट फाइल करके ये चीज करनी चाहिए। ओके, परमिशन नहीं दे सकते, ये कंफर्म है? नहीं दे सकते। Okay, that is my clear sir. Okay, thank you very much. Thank you Mr. Khan. Next question is by Mr. Anil Verma.
We are taking up only very, very short questions. यस सर. सर मेरे सोसाइटी में टॉप फ्लोर पे एक 1 बेडरूम टेरेस फ्लैट है जो प्रोविजनल कमेटी के चेयरमैन का है. तो चेयरमैन हैज कवर्ड द टेरेस विद आरसीसी कंस्ट्रक्शन, टोटल बाकायदा रूम बनाया जिससे कि नीचे काफी लीकेज हुआ. तो उसको हमने पर्सनल लेवल पे बोला नीचे लीकेज हो रहा है तो ही इज नॉट रिमूविंग इट. इट इज अ टोटल out of the plan, nothing in the plan. Or simultaneously, because I have complained to managing committee who are not taking action against him, the present managing committee. तो उसने कैमरा लगा दिया सामने, डायरेक्टली फेसिंग माय डोर, इज ऑपोजिट मी. तो इसमें क्या कर सकते हैं? सर देखिए, अगर मैनेजिंग कमेटी पे एक्शन नहीं ले रही है, आपके अकेले के कंप्लेंट के ऊपर भी कॉर्पोरेशन बीएमसी हो गई, वो एक्शन लेके उस एंक्रोचमेंट को पूरा हटाने का काम कर सकती है. तो जैसे मैंने प्रोसेस भी बताया कि शो कॉज नोटिस भेजेगी, फिर भी नहीं हो रहा है सेटिस्फैक्टरी तो निकालने का ऑर्डर देगी, फिर भी नहीं निकल रहा है तो खुद आके निकालेगी और उसका खर्चा भी उसी पर्सन को लगा देगी. तो आपने इवन इफ द कमिटी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपने ऑन योर ओन ये कंप्लेंट करके आगे बढ़ना चाहिए डेफिनेटली. ओके. और वो जो सीसीटीवी कैमरा मेरे डोर पे पॉइंट किया है जस्ट टू चेक माय मूवमेंट क्या हो रहा है, वो उसके बारे में कुछ हो सकता है? इज इट प्राइवेसी? हाँ, ये तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, उसको भी रिमूव करने का आपने वो करना चाहिए. पुलिस स्टेशन में भी आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं. ओके सर. Okay. The next question is by Mr. Haresh Motwani. Mr. Haresh Motwani. Yes sir, I am audible now. Yeah. Yes, please go ahead. Very short question, please. ऐसे है कि group of members have a complaint to the secretary कि some member has covered the open terrace. तो लेकिन वो secretary कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, वो they are friendly with him. तो उसका कुछ रेमेडी है कि हमको कॉर्पोरेशन में ही जाना पड़ेगा? सर आप कॉर्पोरेशन में जाइए ना, वो जहां से वहां से हो, सेक्रेटरी के हाथ में वैसे भी वो उसको रिमूव करने की पावर है नहीं, तो कॉर्पोरेशन में जाए जहां पे सही जगह है वहां से वो चीज करवाए. ओके, थैंक यू. Next question is by Shashi Mishra. सर मेरा क्वेश्चन पूछ लो. We'll call madam afterwards. Next question is by Rajesh Arandekar. Mr. Rajesh. तो राजेश सर आप म्यूट पे हो. Okay, sorry. My question is, people do encroachment in the flower bed area, and they actually, what they say is, flower bed का access तो society को है ही नहीं, तो encroachment हुआ ही नहीं है, तो हमारी flat का हिस्सा है, और they are not ready to remove the encroachment, और बोलते हैं कि पहले फ्लैट उन्होंने किया है, उसके ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया, मेरे ऊपर क्यों ले रहे हो, ऐसा सब होता है. तो फ्लावर बेड का एरिया उन लोग एनक्रोच कर सकते हैं और वो रेगुलराइज करके ले सकते हैं क्या बीएमसी से? सर एज ऑफ नाउ वो एनक्रोचमेंट है, तो वो आपने कॉर्पोरेशन को कंप्लेंट करना चाहिए. वो एनक्रोचमेंट है नहीं है क्या है वो डिसाइड करने का अधिकार कॉर्पोरेशन को है. वो उस पर्सन को जो जिसने भी एक चीज की है उसको अपना साइड रखने का मौका भी देती है. शो कॉज नोटिस जब निकलता है तो ही हैज द राइट टू गिव द एक्सप्लेनेशन. अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो इट वुड बी टर्म्ड एज एनक्रोचमेंट और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. नो, बट नॉर्मली इज इट द एनक्रोचमेंट? अगर फ्लावर बेड एरिया में कोई परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह करता है तो उसको एनक्रोचमेंट कहा जाता है कि नहीं? हाँ, एनक्रोचमेंट किया कहा जाता है. ओके, ओके सर, थैंक यू. Next question is by Shashi Mishra. हेमंत जी, sorry, my microphone is not working. I have a question. जैसे राजेश जी ने अभी बताया, छज्जा का जो एरिया होता है विंडो के ऊपर नीचे, my chairman has done the encroachment, कड़प्पा डालकर एक्सटेंड कर दिया सब कुछ. I got an order, everything was there, demolition order. The society tried to get a stay नहीं आया. Case went to divisional joint, lokai with everybody, everywhere. Now they are appointing an advocate and they are trying to threaten the 6-7 members who have gone against the society, the chairman, the secretary and the managing committee. What is the solution for this? We are still fighting the case from last 3 years now. आपकी लीगल फाइट जो है अपना वो कंटिन्यू करना चाहिए. तो जो एडवोकेट अपॉइंट करना ये उनका राइट है. हर किसी को कोर्ट में अपना एडवोकेट अपॉइंट करने का, अपनी साइड रखने का हक है. तो लेट देम डू इट. आप आपकी साइड स्ट्रॉन्ग रखो और आपने ये फाइट करना चाहिए. और अगर वो उसमें थ्रेटनिंग आपको हो रही है तो इट इज अ ऑफेंस. तो यू कैन गो इन द पुलिस स्टेशन फॉर दैट थ्रेटनिंग थिंग.
Okay. Next Sir, question is they by are, Hemant ji, 1 minute. एक है, they are charging the advocate fees to all 6 of us, which is not there in the law. ये नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है तो यू कैन चैलेंज दैट रेजोल्यूशन इन द कोऑपरेटिव कोर्ट। Okay. Thank you चिन्मय जी। next question is by Swadeshi Foods. सर नमस्ते, मेरा सवाल ये था कि आपका वीडियो कैमरा स्विच ऑन करिए। हाँ बोलिए। सर ऑन है। तो मेरा सवाल ये था सर, जैसे मेरा वॉल माउंटिंग शू रैक था, तो उन्होंने सोसाइटी ने मुझे कहा निकालने के लिए, जो मैंने निकाल दिया। तो पर मेरा ये सवाल था कमेटी मेंबर से, जो कि मेरे बाजू में रहते हैं, कि आप अपना शू रैक हटा दिए जो ग्राउंड लेवल में ही है। तो उनका ये सवाल था कि मेरा शू रैक कॉर्नर में है एंड एज पर रूल, और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है अगर इमरजेंसी में, और एज पर रूल सम रूल ही सेइंग कि 100 एंड 150 का जो मीटर का एरिया है फ्रॉम द मेन डोर, इट इज वो पर्सनल उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे अगर वो 5 टाइम्स का जो बाईलॉस का जो है, ये कमिटी एक्शन ले सकती है ना? मुझे अगर मैनेजिंग कमेटी का अगेंस्ट एक्शन लेना हो तो मुझे क्या करना है सर? देखिए मैम, वो जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 150 मीटर्स के एरिया पे उनकी ओनरशिप रहेगी। तो वो जो उन्होंने किया वो इंक्रोचमेंट है। अब इसमें कमेटी को पीछे पड़ के 5 टर्म मेंटेनेंस, जो जिस तरीके से हमने बात की कि कमेटी का वो राइट नहीं है। जो एक्शन लेना है, जो भी पेनल्टी लेनी है, वो कॉर्पोरेशन का राइट है। तो आप सही अथॉरिटी में जाइए, वहां पे कंप्लेंट करिए। नहीं सर, बाईलॉस में है तो वो डेप्यूटी रजिस्टर के वहां पर आएगा, लेकिन ये जो लॉ है, ये मैं पर्सनली डेप्यूटी रजिस्टर को कंप्लेंट कर सकती हूँ क्या? अभी हमने जो डिस्कस किया उसके, अगर आप ये देखिए कि बायलॉज जो है सोसाइटी के, वो कोई लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है जिसको आप कोर्ट में जाकर इन्फोर्स करोगे। वो सोसाइटी का वो राइट नहीं बनता, इसलिए आप कॉर्पोरेशन में जाके वो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोशिश करिए, ना कि उसको पेमेंट दे के उसको रेगुलराइज करो। अच्छा, तो बीएमसी को कंप्लेंट करना है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू Okay. Next question is by Shiva Londe. Mr. Shiva. नमस्ते सर। सर आपका वीडियो चालू करिए। हाँ बोलिए। हाँ क्या सर, हमारी सोसाइटी में हर एक बंदे का फ्लैट का पार्किंग अलॉटेड है, जो भी है 70-80 स्क्वायर फीट। लेकिन वो अपने पार्किंग में 4 व्हीलर लगाते हैं, लेकिन हर एक घर में 3-3, 4-4 2 व्हीलर्स है। वो जो गैंगवे है, खाली एरिया है लोगों को आने जाने का, वहां पर पार्क कर देते हैं। उसके लिए हम लोग एनक्रोचमेंट के लिए करके कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं सर। तो सर इसके लिए ऐसा है कि पार्किंग पॉलिसी जो रेगुलराइज करना है, पार्किंग पॉलिसी जो क्रिएट करनी है, वो पूरा काम सोसाइटी का है। तो सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग में आपकी प्रॉपर पार्किंग पॉलिसी होनी चाहिए। कौन से जगह पे नो पार्किंग होगा ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। अगर नो पार्किंग की जगह पे, वहां पे अगर कोई भी व्हीकल पार्क हो रहा है, और इसमें प्लान जो है आपका वो भी मैटर करता है, क्योंकि जहां पे पार्किंग नहीं दी है वहां पे आप अगर पार्क करोगे, भले ही सोसाइटी भी डिसाइड करेगी, तो भी वहां पे पार्क करना ये इलीगल है। तो वो हटनी चाहिए। तो इसमें आप कॉर्पोरेशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, और उस टाइप का अगर वो सिचुएशन होता है तो ट्रैफिक पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व करके वो हटवा सकते हो। Okay, our next question is by Mr. Nand Kumar. Mr. Nand Kumar, please. नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सोसाइटी में 1100 फ्लैट है, 1100 सोसाइटी मेंबर है, उसमें तो 30% या 35% पीपल आर नॉट पेड द मेंटेनेंस, और वो सालों साल मेंटेनेंस भरते भी नहीं है, और कुछ हमने मतलब रिक्वेस्ट करके भी बोला तो वो मेंटेनेंस भरते नहीं। तो उसके लिए कुछ कर सकते क्या हम लोग? सर ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने रिकवरी एक्शन इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर संजय भाई। गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है, आप ग्रिल का बता रहे थे, बॉक्स ग्रिल का, कि इट बिकम्स अ एनक्रोचमेंट, बट मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था, तो जस्ट वांटेड टू कंफर्म ऑन दैट। एंड जो ओपन बालकनी होती है और डोर होता है, छोटी बालकनी रूम के साथ अटैच, तो अगर वो डोर हटा दिया गया है और थोड़ी दीवार निकाल दी गई है और बालकनी को एनक्लोज मतलब विंडोज बना दी गई हैं, तो वो भी क्या एनक्रोचमेंट होएगा? वो इलीगल अल्टरेशन है, वो नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज करना ही इलीगल है। और ये बॉक्स ग्रिल जो है उसका कुछ लिमिट बताया था आपने? वो भी नहीं, वो भी इलीगल है। बॉक्स ग्रिल भी इलीगल है।
Our next question is by Shalini Gaikwad, GKD. Shalini, madam. हेलो Okay. आंसर मुझे सोचना था, मैंने फ्लैट लिया था 2 साल पहले और मुझे ना मैडम उस आपका वीडियो ऑन सोसाइटी करिए का मैडम, पहले आपका वीडियो ऑन करिए मैडम। एक मिनट। तो बोलिए। मैंने 2 साल पहले फ्लैट लिया था सर, लेकिन उसका जो पेपर होता है ना, जो जैसे देखिए मुझे भाड़ोतरी डालना है अंदर, तो उन्होंने मुझे से पूरा 1100 महीने का भाड़ा ले लिया, वो मैंने दे दिया, पूरे रूल रेगुलेशन चल रहा है मेरा। लेकिन जो नॉमिनी और नॉमिनी के लिए भी मुझे रुकाया गया था, और दूसरी बार जो वो चेंज होता है ना नाम, शेयर सर्टिफिकेट, वो अभी तक वो लोग मुझे नहीं करके दे रहे, तो उसके लिए कुछ टाइम की लिमिट है क्या सर? क्योंकि अभी इतना साल हो गया, वो लोग सोसाइटी, वो लोग एक करके आते भी नहीं, क्योंकि उस सोसाइटी में खाली 12 फ्लैट है और उसमें 6 जन फैमिलीज रहते हैं, बाकी सब 6 भाड़ोतरी रहते हैं। कोई आता नहीं, जो सोसाइटी मेंबर्स है ना, जो सेक्रेटरी है या ट्रेजरर है, उसमें से तो वो लोग इधर रहते ही नहीं, कोई मीरा रोड रहता है, कोई मैम इधर सॉरी, रहता मैं आपको कट करने के लिए माफी चाहता हूँ आपकी। आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी जो कमिटी है अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो आप रजिस्टर ऑफिस में जा सकते हो, कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जा सकते हो, अलग अलग प्रोविजंस का यूज करके आपका ये जो काम है वो होना चाहिए। आप लीगल प्रोविजन का यूज करो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास केस फाइल करो, आपका काम हो सकता है। Okay. Our next question is by Mr. Irshad Sheikh. थैंक्स सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा सवाल ये है, आई एम दी पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। हमारी बिल्डिंग में एक फ्लैट है 2 BHK, तो उनका जो कॉमन मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट था और जो हॉल का टॉयलेट था, उनके बीच में जो वॉल थी सर, जो दोनों बाथरूम को सेपरेट करता था, सो उन्होंने क्या किया कि वो वॉल को पूरा तोड़ के दे शिफ्टेड टू एक साइड में, थोड़ा छोटा कर दिया टॉयलेट को। और लेकिन इशू ये था कि उस वॉल के अंदर से पूरा पाइपलाइन और पूरा पाइप्स थे, तो वो चेंजेस किया। तो सर क्या ये अल्टरेशन अलाउड है? बिकॉज व्हाट शी इज सेइंग कि दैट इट्स माय हाउस, आई कैन डू एनीथिंग। नहीं सर, ये अलाउड नहीं है, इसके लिए प्रायर अप्रूवल लगता है। इस तरीके से उन्होंने किया है तो वो इलीगल अल्टरेशन है, वो नहीं अलाउड है। So in this case we need to approach the MBMC or we need to go for a registrar? नहीं, आप जो कॉर्पोरेशन है आपका, वहां पे आप कंप्लेंट करिए कॉर्पोरेशन में। Okay. Our next question is by Mr. Harish Palkar. We are taking last question by Mr. Harish Palkar. ओके, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, हमारे यहाँ सोसाइटी में ग्राउंड, आई एम ऑडिबल सर? Yes, yes, you are audible. हमारे सोसाइटी में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बाहर जो हमारा रिक्रिएशन एरिया है, वहाँ पे एक छोटी जगह उन्होंने पंप हाउस बना दिया है। हमने उसको बोला कि भाई ये पंप हाउस जो है, इसका कोई आपने खरीदा हुआ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है या आपने ऐसे ही बना के रखा हुआ है इसको? तो उन्होंने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, बिल्डर ने हमको हॉस्पिटल बनाने के समय ही ऐसे ही दे दिया, ये हमारा ये जगह है। तो हमने बोला कि सर हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए कि इट बिलोंग्स टू यू, लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए सर हमको? तो सर सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि वो सही में क्या चीज है, तो आपने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट करो, वहां पे लेट देम डू देयर जॉब। वहां पे अगर वो नोटिस निकालते हैं, वहां पे क्या एक्सप्लेनेशन आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लो। अगर वो इलीगली वहां पे बिल्डर ने सेल किया हुआ है, तो बिल्डर के अगेंस्ट आपने सूट या फिर अलग अलग एक्शन होते हैं वो इनिशिएट करने चाहिए। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो इंक्रोचमेंट है, तो वो कॉर्पोरेशन वो इंक्रोचमेंट वैसे भी हटानी चाहिए कॉर्पोरेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक केवल लास्ट छोटा सा सवाल मैं पूछ सकता हूँ प्लीज? ओके, प्लीज गो अहेड। या ओके, ये इंक्रोचमेंट और इंटरनल अल्टरेशन जो है उससे जुड़ा हुआ एक महत्व का विषय है कि क्या वह अल्टरेशंस और इंक्रोचमेंट स्ट्रक्चरल डैमेज करता है क्या प्रॉपर्टी, एंड पर्टिकुलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टावर, क्योंकि हमने घाटकोपर और बोरेली का इंसिडेंस देखा है। तो क्या करना चाहिए उसमें? मैं तो फॉलो अप करता हूँ सोसाइटी के मैनेजमेंट कमिटी को कि हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए, इवन इफ इट इज 12 इयर्स के बाद में कंपलसरी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारा अल्टरेशन हुआ है एंड इट इज
लाइकली पॉसिबल दैट कुछ बीम्स के ये वगैरह ये हुआ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी इज टोटली रिफ्यूजिंग टू डू स्ट्रक्चरल ऑडिट, क्योंकि सबने ही किया हुआ है वो। तो सर जनरल बॉडी मीटिंग में आप ये टॉपिक लेके आइए, अगर जनरल बॉडी मीटिंग पास करती है रेजोल्यूशन तो आप ऑडिट के लिए जाइए। Every time I am raising this question and it is minuted also, they say no, we can't do. Sir, what is your name, sir? Girish Tilak. Mr. Girish? Okay. Yes, Tilak. Kalyani sir, can I guide something on this one? Yes, yes sir, please go ahead. Okay. Mr. Girish, जब आपने इतना सब मेहनत कर ही लिया है तो आगे का मेहनत करना बंद कर दीजिए। एक कहावत है ना अपने इसके अंदर कि भाई दीवार पे सर मारने से अपना सर खराब होगा, अपना सर टूटेगा, दीवार नहीं खराब होगी। एक दूसरा, अगर आपको सच में ही कार्यवाही करना है तो अपने नाम के अंडर में एक एप्लीकेशन मूव कर दो। आप शहर में कहाँ, बॉम्बे शहर से हैं सर आप? नहीं, टीएमसी ठाणे में टावर है हमारा। ठीक है, तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेक्शन 488 में एक एप्लीकेशन करो। ठीक है, आपका जो प्लान नंबर होगा, जैसे आपका ओसी है अगर आपके पास, तो ओसी में प्लान नंबर लिखा होगा बिल्डिंग का। इट स्टार्ट्स विद सीई समथिंग, चीफ इंजीनियर सम नंबर होगा, वो प्लान नंबर डाल दीजिए और उसको रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमारी बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, 100 फ्लैट में से 90 फ्लैट ने एनक्रोचमेंट कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट सर्वे एंड पंचनामा ऑफ द सेम। सेक्शन 488 का एक अर्जी मूव करिए। म्युनिसिपैलिटी वाले का काम है, वो अर्जी मिलने के बाद में पूरी बिल्डिंग की झड़ती लिया जाता है, झड़ती इन द सेंस इंस्पेक्शन किया जाता है और हर फ्लैट का इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, और इसमें एक बहुत बढ़िया एक चीज है सामने कि इंस्पेक्शन के बाद में अगर ये पता चलेगा कि 90% लोगों ने एक इंक्रोचमेंट कर रखा है अलग अलग चीजों को, तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई रिस्टोर करो, या तो इतना पेनल्टी लगेगा, ये प्रोसिक्यूशन होगा वगैरह वगैरह। और अगर उनका मूड खराब हुआ बीएमसी वाले का और म्युनिसिपैलिटी वाले का, तो आपका जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर देगा। वो लॉ में प्रोविजन है। आपका जो पानी का कनेक्शन है उसको 2.5 गुना 3 गुना कर देगा। आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 2.5-3 गुना कर देगा। तो ये सब करने में एक बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को, मेंबरों को बार बार बोलते रहना। एक सीधा एक एप्लीकेशन करो, कुछ टिकट नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है, और आपका काम आराम से हो जाता है। थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो कर लीजिएगा, सोसाइटी में तो कर ही रहे हो फॉलो अप 10 इतना टाइम से, तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉलो अप कर लेना। हेमंत सर, ये बीएमसी में कौन सा दूसरा एक ऑप्शन ऐसा है कि 12 साल रुकने का, और वो तो कंपलसरी स्ट्रक्चर ऑडिट होगा ही ना, तो सबको रिस्टोरेशन तो करना ही पड़ेगा। आप ये जो आपको सलाह दिया हुआ है उस पे आप आगे बढ़िए। ओके। और बाकी का इस समय आर्ग्यूमेंट छोड़ दीजिए। एनीवे, वी विल कंक्लूड today's webinar. Before concluding, I would like to thank Advocate Kalyani for his patience in explaining everything to all our friends over here. And with this note, now I will conclude this webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you sir. Thank you. Good night. The next one. Thank you Kalyani sir. Thank you sir. Thank you Kalyani sir.